कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन चल रहा था हमारा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उस पर एक क्वेश्चन भी किया था, एक या दो क्वेश्चन किए थे डोमेन एंड रेंज वाले मेरे ख्याल से। ठीक है, हमने ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और साइन इनवर्स एक्स वाला क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, उससे पहले कौन सा किया था हमने दो क्वेश्चन किया ना, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाला किया और ई की पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कर लिए थे, मैंने आपको दिखाया था कि डोमेन और रेंज में क्या होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ GOF(x). ठीक है, जहां पे आपका f जो है वो 1 to इनफाइनाइट से लेकर आपके पास रियल नंबर तक। ठीक है, और fx बराबर है 2x-3, और g जो है आपका वो -1 to 1 से लेकर r, और जो आपका gx है वो अंडर रूट में 4 - x²। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको क्या निकालना है? डोमेन और रेंज के बारे में बताना है इसकी। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका अगर gx सिर्फ ये लिखा हुआ होता ना तो आपको पता है इसका डोमेन उस टाइम पे, डोमेन कितना दिया -1 डोमेन -1 नहीं है इसका, -4 से 4 है। अगर असली फंक्शन लिखा हो, अगर सिर्फ इतना ही लिखा होता और आपको डोमेन फाइंड करना होता। अभी कह दिया इतना है मैक्सिमम, इससे बाहर की वैल्यू नहीं लेगा, इसके अंदर की वैल्यू सारी ले लेगा। ठीक है, अच्छा ये 1 से इनफाइनाइट की बात लिखी है, आपको पता है वो लीनियर फंक्शन है। अगर कुछ नहीं लिखा होता, वो ऐसे करके फंक्शन डिफाइन नहीं होता डोमेन और कोडोमेन उसका, तो आप बोलते हैं ये लीनियर फंक्शन है, इसका डोमेन नेचुरल डोमेन R होता है। लेकिन दोनों पे ही रिस्ट्रिक्शन है, दोनों ही बांध दिए हैं। तो आपको निकालना है GOF(x) की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात हो रही है GOF(x) की। GOF(x) का मतलब g के अंदर गया है fx, g के अंदर fx जाने का मतलब g के अंदर चला गया 2x-3, g के अंदर fx जाने का मतलब g के अंदर 2x-3। अच्छा, x की जगह पर 2x-3 आया, यहां पे 2x-3 आएगा, मतलब ये हो गया अंडर रूट में 4 माइनस और यहां पर 2x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया आपके पास। और फिर इसको आपने क्या किया, डोमेन निकालने के लिए तो आपको पता है कि जो भी फंक्शन आपके पास निकल कर आया GOF(x), मान लेते हैं वो कोई hx है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव रहना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव रहना चाहिए। तो बात क्या आएगी कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर क्या बैठा, 4 माइनस 2x-3 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक बात ये हो गई। ठीक है, अच्छा यहां से आपको पता चल जाएगा कि 2x-3 का होल स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा रहना चाहिए। ठीक है, मैं स्क्वायर करूंगा अगर तो आपको पता चल जाएगा यहां से, सॉरी स्क्वायर रूट लूंगा कि मॉड्यूलस में 2x-3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब -2 से लेकर ये 2x-3 2 के बीच में लाई कर जाएगा। 3 ऐड कर दूंगा 1 से लेकर आपका 2x जो है 5 तक लाई कर जाएगा, डिवाइड कर दूंगा 1/2 से लेकर आपका x जो है वो 5/2 तक लाई करेगा। x की वैल्यू 1/2 से लेकर 5/2 तक लाई करेगी। ठीक है, जब x की वैल्यू 1/2 से 5/2 रहेगी उस टाइम पे आपका ये वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा। इसको पॉजिटिव क्यों रखना है, चाहे कुछ भी डिफाइन हो रहा हो कहीं का, लेकिन अगर स्क्वायर रूट आ गया है वो अपने साथ ये बात लाएगा कि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, आपको अंदर की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है। उससे बात हो गई पॉजिटिव रखनी। अच्छा, अब एक बात समझना ध्यान से कि x जो है x वो किसके अंदर पड़ना चाहिए। क्या मतलब सर, किसके अंदर पड़ना चाहिए x? GFX था, x को कौन खा रहा है, g खा रहा है कि f खा रहा है? f खा रहा है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू होंगी वो वैल्यू होंगी जो f एक्सेप्ट कर सकता है। f कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, अपने डोमेन की। इसका मतलब एक से बड़ी वैल्यू रहनी है x की। आपको ये वाली बात और पता चल गई यहां से। अच्छा सर, x जो है वो f के अंदर था, इसका मतलब x की जो वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे वो f के डोमेन की वैल्यू होनी चाहिए। f के डोमेन की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही थी, 1 से स्टार्ट हो रही थी। अच्छा, एक बात ये आएगी निकल के, एक बात ये आएगी कि आपको पता है कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे, ये आएगा 1/2 से लेकर 5/2 तक, ये 1 आया 1 से उधर, और एक है 1/2 से 5/2। तो आपको पता चलेगा यहां से आपका x जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2, 1 से लेकर 5/2, सॉरी 1 से लेकर 5/2। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। वन से लेकर 5/2।
कोई दिक्कत नहीं। एक बात, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई डोमेन की, अभी डोमेन में और बात कि सर डोमेन निकालते में ये जो एफ एक्स रखा था ये तो स्क्वायर रूट का निकाल दिया था हमने। स्क्वायर रूट जब निकाला था तो मैंने ये बिल्कुल कंसीडर नहीं किया था कि ये दोनों क्या है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने उसके बाद x को कंसीडर किया, पहले तो यहां से एक x निकाल लिया, वो तो एक पूरी वैल्यू हो गई, इसके बाहर नहीं जाएगा। फिर आपने कहा कि x असलियत में किसका इनपुट था, f का इनपुट, तो x जो है वो f का डोमेन था, इसका मतलब जो वैल्यू है x की वो 1 से शुरू होनी चाहिए, 1 to इनफाइनाइट जानी चाहिए। और क्या बात है, और g का डोमेन -1 से 1 है, g को वैल्यू कौन खिला रहा है, आपका fx खिला रहा है। आप बोलोगे कि सर g की वैल्यू सिंस g इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 से लेकर कहां तक डिफाइन है भाई, r तक डिफाइन है, और आप निकाल लो g के अंदर fx। इसको एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि fx जो है वो -1 से 1 के बाहर ना जाए, कि fx की वैल्यू आपकी किसके बीच में रहनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में। fx की वैल्यू जब जब -1 से 1 के बीच में रहेगी तब तब उसको g एक्सेप्ट करेगा, उसके बाहर की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। fx कितना था आपके पास, 2x - 3, वो कहां से कहां रहना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। 3 ऐड कर दिया, 2 से लेकर आपके पास 2x 4 तक रहना चाहिए, x की वैल्यू आपकी 1 से लेकर 2 के बीच में रहनी चाहिए। एक बात इसने निकाल दी। अब आपके पास अगर मैं सारी बातों शुरुआत से मिला दूं तो एक तो था 1/2, एक था 1 आपके पास, एक हो गया 2 और एक था 5/2। एक पार्टी ने कहा था 1/2 से 5/2, एक पार्टी कह रही है 1 से 2, और एक पार्टी ने कहा था 1 से बड़ा, जो शुरुआत की बात आई थी। x 1 से बड़ा क्यों, क्योंकि x जो है वो f के अंदर बड़ा हुआ और f 1 से बड़ा रहना चाहिए। तीनों कहां पर राजी हैं, 1 से 2 के बीच में राजी हैं। इसका मतलब जो डोमेन निकल कर आएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, वो निकल कर आएगा आपका x बिलोंग्स टू 1 to 2। x 1 से 2 के बीच की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मैंने x की वैल्यू 2 से बड़ी पुट कर दी तो 2 से बड़ी वैल्यू पुट करने पर जो आपका fx है, 2 से बड़ी वैल्यू कोई मान लेते हैं, मान लो कि मैंने 5/2 ही पुट कर दी, पहले 5/2 लेना, मान लो 5/2 पुट कर दी, 5/2 को यहां लेकर आऊंगा मैं, इसमें पुट करूंगा तो 5 - 3 2 निकल आएगा। आपके जो fx की वैल्यू है वो 2 निकल आएगी। अच्छा, fx को खा कौन रहा है, fx को g खा रहा है। g 2 वैल्यू खा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं खा सकता, बिल्कुल भी नहीं खा सकता। देखो g कहां से कहां तक की, -1 से 1 तक की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अगर आपके x की वैल्यू 5/2 हो गई तो उस टाइम पे g के अंदर जो fx पड़ा था, ठीक है, वो fx में x की जगह पर आपने 5/2 डाल दिया, 5/2 g के अंदर 2 चला गया, इसने मना कर दिया फौरन। 5/2 पुट करने पर f के अंदर 2 निकल रही है वैल्यू, तो g के अंदर ये पूरी वैल्यू 2 पड़ी हुई है, g तो 2 को खाते ही नहीं, इसने मना कर दिया, नहीं हम नहीं लेंगे वैल्यू। ये आया है कि सर अभी भी तो आपने 2 लिया है, अरे तो ये तो 2 तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू जब आप 2 डालोगे यहां पर तो fx की वैल्यू 1 निकलेगी, और fx की वैल्यू अगर 1 निकलेगी तो g 1 को खाने को तैयार है, आप 1 तक ले सकते हैं वैल्यू, कोई तकलीफ नहीं। तो इन सबको आपको लगा लगाकर पहले तो चेक कर लेना, ये चेक कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसका, डोमेन 1/1 से 2 ही है, वही आंसर है। अगला पार्ट क्या है इसके अंदर, रेंज के लिए, रेंज के लिए आपके पास फंक्शन क्या है, मैं फंक्शन देखना चाह रहा हूं, क्या है 4 - 2x - 3 का होल स्क्वायर। आपका gx जो है, gx अंडर रूट में था क्या, 4 अरे gx नहीं, जीओ fx, इसकी रेंज निकालनी है ना, ये 4 - fx का होल स्क्वायर था, ठीक है। आज को मेरा कोई फंक्शन, ये आपका ये y होगा, ये फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 - t² लिख दिया मैंने इसको, है सर, क्या लिख दिया आपने इसको, अंडर रूट में 4 - t², हाँ 4 - t²। इससे क्या होगा, इससे आपका y² प्लस t² की वैल्यू 4 निकल आएगी। अच्छा, y² प्लस t, तो ये तो सर्किल बन गया, हाँ ये बिल्कुल सर्किल बन गया, इसमें y कैसा है, पॉजिटिव है, t कौन सी एक्सिस पे, x एक्सिस पे, x की जगह क्या लिखा हुआ है, t, तो इसका मतलब ये तो ऐसा वाला कर्व बनने वाला है, हाँ बिल्कुल ऐसा बनने वाला है। इसकी रेडियस कितनी है, 2, 2,0 का पॉइंट, ये आपका -2,0 का पॉइंट, ये आपका 0,2 का, ये बन गया ग्राफ। अच्छा, तो इसकी रेंज आपको लगेगा कि सर नीचे से नीचे की वैल्यू 0 है और ऊपर से ऊपर की वैल्यू 2 है, नहीं, यहीं पे यही सब बारीक पॉइंट होते हैं, कॉम्पोजिशन की यही तकलीफें हैं। इतने बारीक पॉइंट आपको दिख गया कि रेंज तो सर नीचे से नीचे की y की वैल्यू 0 है, ऊपर से ऊपर की 2 है, लेकिन वो तो तब है जब डोमेन -2 से 2 आ जाए, कि आपका -2 से 2 आया था डोमेन, कि आपके x की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं आई थी। आपकी वैल्यू क्या आई थी, आपका इनपुट क्या हो गया इस टाइम पे, t हो गया इनपुट,
इनपुट टी हो गया ना भाई, यहाँ एक्स होता था, एक्स होता है इनपुट, टी है तो टी हो गया इनपुट। अच्छा, आपने बोला सर एक्स की वैल्यू जो थी हमारी वो तो कहां से 1 से 2 आई थी ना, डोमेन कितना आया था 1 से 2, 1 से 2 आया था। उस टाइम पे मेरा जो 2x है वो आया था 2 से लेकर 4 में, और 2x माइनस 3 जो है वो आया था -1 से लेकर 1 के बीच में। मेरा 2x माइनस 3 -1 से 1 के बीच में आया था। 2x माइनस 3 क्या होता है, fx -1 से 1 के बीच में आया। fx को ही मैंने क्या रखा है, t रखा है, मतलब आपका t जो है, जो इनपुट है वो -1 से 1 में है, इनपुट -1 से 1 में। अच्छा, ये -1 से 1 में, ठीक है। आपको पता है सिमेट्रिक होता है सर्कल, तो नीचे से नीचे ये वाला पॉइंट आएगा। ये कितना पॉइंट है, 1, एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स एक्सिस पे 1 है, वाई पे कितना आएगा, अगर इसकी वैल्यू में 1 रख दूंगा तो √3 आएगा यहां पर, 1, √3 -1, √3। तो फंक्शन की वैल्यू आपको ये क्या बना दिया, देखो अगर इतनी, ये ग्राफ है, ये y है, ये t है, ठीक है। t कहां पर है, x एक्सिस पे। क्यों x की जगह t को रख दिया, क्योंकि fx को माना है तो अब fx को x थोड़ी मान लेंगे, कोई ना अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा t, लेकिन t की कोई एक्सिस नहीं होती, तो x एक्सिस पे ये इनपुट हो गया, वो आउटपुट। अब क्यों इसमें क्यों कन्वर्ट किया, इसकी रेंज निकालना आसान है, ये बनता है। अगर सिर्फ इतनी ही बात होती तो रेंज नीचे से नीचे y की वैल्यू 0, ऊपर से ऊपर 2, खत्म हो जाती बात। लेकिन आपका t जो है वो ऑल रियल नंबर वगैरह नहीं कर रहा कि वो -2 से 2 जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा t के साथ। t कहां से कहां जा रहा है, -1 से 1। t मतलब आपका इनपुट आपका -1 से 1 जो x एक्सिस पर होता जा रहा है। तो जब जितना इनपुट होता है उतनी तो ग्राफ बनेगा, ये बन गया ग्राफ आपका। इस ग्राफ में नीचे से नीचे की वैल्यू y की कितनी है, √3, और ऊपर से ऊपर की कितनी है 2। तो रेंज ऑफ फंक्शन जो निकल कर आई आपके पास, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू √3 to 2, √3 to 2। क्या है भैया आंसर, √3 to 2 है आंसर एकदम। समझ नहीं पाता ये क्वेश्चन में कहां चले गए हम। देखो कितने चेक थे, ये कॉम्पोजिशन के छोटे छोटे पॉइंट आपको अटकना नहीं है उस पर कि भाई ये जो नीचे से नीचे की वैल्यू 0 मिल रही है वो कब मिल रही है, जब आपका इनपुट जो है x जो होता है, जो आपकी बात t है आपका, वो 2 है। क्या आपका t 2 हो सकता है क्या, आपका x कहां से कहां था, 1 से 2 था, उसमें आपका जो fx था वो -1 से 1 जा रहा है, fx को t रखा था, t -1 से 1 है बस। तो अगर मैं देखूं तो उसका ग्राफ तो ऐसा बनेगा, लेकिन उसमें से कितना पार्ट आपको चाहिए, आपको सिर्फ इतना चाहिए -1 से 1, इतना पार्ट। इसमें y की नीचे से नीचे की वैल्यू ये है, इससे नीचे तो नहीं है ना फंक्शन, ऊपर से ऊपर की ये √3 से 2। इतनी बात में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये टाइप 2 आपकी जो थी ये बस खत्म हो रही है, खत्म हो गई है। तो मैं तो एक क्वेश्चन जो लगा रहा हूं वो टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें रेंज निकालनी है, रेंज हमने अभी निकालना सीखी है। उसके अंदर आपको कोई a to b नहीं दे रखा कि f a to b जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसमें आपको रेंज ही निकालनी है, क्योंकि वो IIT का क्वेश्चन है तो एक कराना पड़ता है। लेट fx इज इक्वल टू साइन के अंदर π/6 के अंदर साइन के अंदर π/2 के अंदर साइन x, 3 ब्रैकेट खोले थे, 3 ब्रैकेट बंद कर दिए, फॉर ईच x बिलोंगिंग टू r, बिल्कुल बढ़िया है। एंड gx इज इक्वल टू π/2 साइन x फॉर ईच x बिलोंगिंग टू r। तो आपको बताना है रेंज ऑफ, असल में इसमें 4 ऑप्शन थे, ठीक है। एक आपसे रेंज ऑफ ये पूछा गया जो मैं लिखने वाला हूं, क्या है इसकी रेंज, FOGX, ठीक है। एक शायद आपसे इस पर कंटिन्यूटी पूछी गई है, शायद कुछ है, मतलब बाकी आगे के चैप्टर की चीजें, मल्टीपल कलर का क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2015 का, 2015 का। FOGX की रेंज बतानी है आपको, रेंज तो पहले तो FOGX देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर आप देखो कोई ऐसा नहीं दे रखा, R2R वगैरह कुछ नहीं दे रखा, इन्होंने डिफाइन ही नहीं किया। उन्होंने कहते पूरे डोमेन पे, अपने नेचुरल डोमेन होगा इसका, ये सब R क्लब के फंक्शन लगे हुए हैं नेचुरल डोमेन। अच्छा, FOG लिखना है मतलब सर, हाँ FOG लिखना है भाई। तो F के अंदर गया है GX, F के अंदर GX, F के अंदर GX जाने का मतलब क्या हुआ, F के अंदर गया आपके पास π/2 साइन x, 1 2 3 साइन थे ना पहले से, F के अंदर चला गया π/2 साइन x, बहुत बढ़िया। F के अंदर x की जगह एक साइन था, फिर π/6 था, फिर साइन था, फिर π/2 था, इस x की जगह पर π/2 साइन x पुट करना, इस x के 3 तो साइन पहले से थे, चौथा आ रहा है, ठीक है। साइन के अंदर π/6, अरे
π/6 साइन के अंदर π/2 साइन के अंदर π/2 साइन x। 4 साइन हो गए ना। देखो ये था साइन, फिर π/6 के बाद साइन, फिर आपका π/6 साइन था, फिर आपका π/2 साइन x था, उस x की जगह पर आपका π/2 साइन x आ गया है। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं, ध्यान से देखते जाना बस। अब तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता फॉर ईच x बिलोंगिंग टू R, बात क्या करनी है हमको, करना क्या है सर, इसके अंदर रेंज निकालनी है जिसे जानते। अब ये क्वेश्चन रेंज का बन गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया कॉम्पोजिशन के बाद। जानते किसके, हम साइन एक्स की रेंज जानते हैं, साइन एक्स की रेंज जानते हैं हम, -1 से 1 होती है। फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू आर है तो साइन एक्स तो -1 से 1 होगा। अच्छा, तो साइन एक्स हमारा जो है वो -1 से 1 है। हमारे पास π/2 लगा हुआ है, लेकिन तो π/2 मल्टीप्लाई कर दो भाई, पॉजिटिव नंबर ही तो -π/2 से लेकर आपके पास π/2 साइन एक्स, इसे लेकर आपके पास यहां पर क्या आ गया π/2। फिर क्या अप्लाई करना है, फिर साइन अप्लाई करना है। अब एक बात समझ लेना कि साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, -π/2 यहां पर और π/2 यहां पर। इतने पार्ट के लिए -π/2 से π/2 में साइन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आप अप्लाई करने जा रहे हो, अभी क्या अप्लाई करने जा रहा हूं मैं, देखना। मुझे तो पूरा फंक्शन बनाना है ना, ये मेरे पास, ये मैंने निकाल लिया। अब मैं ये साइन अप्लाई करने जा रहा हूं। साइन अप्लाई होने जा रहा है इस पे, किस वैल्यू पे, -π/2 से π/2 की वैल्यू पे। -π/2 से π/2 की वैल्यू में साइन कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन -π/2 -1 निकालेगा। ये साइन के अंदर आपके पास π/2 के अंदर यहां पर साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, और ये 1 आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, ये कर लिया। उसके बाद आपको पास ये साइन आ गया, अब π/2 मल्टीप्लाई करना, फिर π/2 मल्टीप्लाई कर दो। π/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2, ठीक है, यहां पर आपके पास π/2 साइन के अंदर π/2 साइन एक्स और यहां पर π/2, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि उसके बाद फिर आपको साइन अप्लाई करना है, फिर साइन अप्लाई करना है। आपको पता है -π/2 से π/2 की वैल्यू है, ये -π/2 से, ये जो फंक्शन है इस पर साइन अप्लाई करने जा रहे हैं, ये फंक्शन लाई करता है -π/2 से π/2। साइन इसको खाने जा रहा है, इसको खाने जा रहा है, मतलब -π/2 से π/2 की वैल्यू खाने जा रहा है, मतलब कि इंक्रीजिंग वाला पार्ट एज इट इज लग जाएगा। -1 साइन के अंदर π/2 के अंदर, साइन के अंदर π/2 साइन एक्स, ठीक है, और यहां पर 1। उसके बाद इस वाले साइन पे π/6 मल्टीप्लाइड है, π/6 मल्टीप्लाइड है, आपने π/6 मल्टीप्लाई कर दिया, -π/6, यहां π/6 साइन, यहां पर आया π/2 साइन, यहां पर आया π/2 साइन एक्स, कितना आएगा π/6। अब फिर आपको साइन अप्लाई करना है, एक और साइन लगाए बाहर, लास्ट वाला साइन जो है एक और लगाए। वो जो साइन अप्लाई होने जा रहा है इस पे और उस पे अप्लाई होने जा रहा है, मतलब इस टर्म पे अगर मैं साइन अप्लाई करने जा रहा हूं तो किस इंटरवल में, ये टर्म -π/6 से π/6 के इंटरवल में, उस पूरे इंटरवल में आपको पता है -π/6 यहां पे होगा और π/6 यहां पर होगा। इस पूरे इंटरवल में ये जो साइन का ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन, -π/6 से π/6 में साइन एक्स इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दूं, मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट अप्लाई कर दिया तो ये निकल कर आया -1/2, यहां पर आपके पास FOGX बन गया, ठीक है, और यहां पर 1/2। FOGX की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू -1/2 से 1/2 में चली गई, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। ये क्वेश्चन था आपके पास, ये 2015 में IIT ने पूछा है, मल्टीपल करेक्ट। इसके साथ और भी चीजें थी, तो मल्टीपल करेक्ट में एक पार्ट लगा हुआ आ सकता है कभी आपके पास, वो भी मेनली 12th वाली चीज से। खैर इसमें तो रेंज निकालनी थी, था कॉम्पोजिशन में रेंज। IIT की खास बात होती है, क्लब करके देते हैं क्वेश्चंस, अलग अलग चैप्टर के मिला देंगे क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर कई टॉपिक के मिला देंगे, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दे देते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपके पास अब दूसरी चीज आएगी, टाइप 3 जो होता है आपका, लेकिन अब वो दूसरे पार्ट की तरह पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन।
नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ये तकलीफ दे है थोड़ा, थोड़ा नहीं काफी तकलीफ दे। 4-5 क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन 2 घंटे लगा देंगे अभी। तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे पूरी बात उड़ जाएगी। पहले क्वेश्चन में अगर थोड़ा कम भी समझ में आ जाए, अगले में समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखना, सिर्फ कॉम्पोजिशन निकालना है इसमें, तो अब मैं कुछ पूछ नहीं रहा रेंज वगैरह, तो सिर्फ कॉम्पोजिशन लिख दो बस। 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर जब आपका एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। जी एक्स इज इक्वल टू यहां पर कितना है माइनस एक्स जब आपका एक्स इज लेस देन 1, और 1 माइनस एक्स जब आपका एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आपको क्या निकालना है? फाइंड एफ जी, फाइंड एफ ओ जी, अरे फाइंड एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स फाइंड करना है। इसके अंदर वैल्यू उठा के पुट करी जाएगी, कैसे करी जाएगी अभी समझा रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। एक बात पहले तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, सिग्नम एक्स में जैसे हम लिखते थे ना 1 माइनस 1 और 0, कब? जब अंदर वाला पॉजिटिव, अंदर वाला नेगेटिव, अंदर वाला 0। अगर सिग्नम के अंदर मेरे पास जीएक्स आ जाता था तो भी आपसे कहा था मैंने आंसर सेम निकले, लेकिन जब अंदर वाला एक्स की बात नहीं होती थी, जब अंदर वाला पॉजिटिव, अंदर वाला नेगेटिव, जीएक्स पॉजिटिव, जीएक्स नेगेटिव, एक्स नहीं लिखते थे, ठीक है। अब देखना, आप लिखने जा रहे हो एफ के अंदर जीएक्स, एफ के अंदर जीएक्स मतलब एफ के अंदर एक्स की जगह पर किसी ने जीएक्स रख दिया है। एक्स की जगह पर अगर एलएचएस में जीएक्स रखा गया तो आरएचएस में भी जीएक्स रखा जाएगा, 1 माइनस जीएक्स, ठीक है। कब? जब जीएक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये 1 माइनस एक्स था जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर एक्स पड़ा हुआ था, जो अंदर बैठा था जब वो नेगेटिव है तो 1 माइनस वो जो अंदर वाला टर्म, जब वो नेगेटिव, अंदर जो बैठा था अंदर वाला टर्म, एफ के अंदर कौन बैठा है? एक्स, तो जब एक्स नेगेटिव है तो ये कंडीशन, एक्स पॉजिटिव है तो ये। अब एफ के अंदर कौन बैठा है? जीएक्स, जब जीएक्स नेगेटिव है तो ये कंडीशन। और आपको पता है एक्स की जगह जीएक्स रखा, यहां रखूंगा एक्स की जगह जीएक्स, तो जीएक्स का स्क्वायर, ठीक है। कब? जब आपका एक्स इज, अरे एक्स नहीं, जीएक्स इज ग्रेटर देन 0। 1 माइनस जीएक्स व्हेन जीएक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, जीएक्स का स्क्वायर व्हेन जीएक्स इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से समझना अब बात। अब आपको निकालना क्या है कि जीएक्स कब नेगेटिव है और जीएक्स कब पॉजिटिव है, क्योंकि आप यहां पे जीएक्स की वैल्यू ही नहीं पुट कर सकते। सर कौन सी वाली करें, माइनस एक्स करें कि 1 माइनस एक्स करें? ये कह रहे हैं कि 1 माइनस जीएक्स में जीएक्स की वैल्यू, हाँ जीएक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, कौन सी वाली वैल्यू करी जाए पुट, अब यही देखना है, बस इसी के ऊपर सारी मेहनत है। समझना भाई, जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसका ग्राफ बनाना ही पड़ता है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनसाइड फंक्शन, अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अंदर वाला फंक्शन कौन सा है आपका? जीएक्स है। क्या था भाई जीएक्स? माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ठीक है। जब आपका x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अंदर वाले फंक्शन का मैं ग्राफ बना रहा हूं, 1 पे कुछ बात हो रही है, ठीक है। 1 से छोटे में आपके पास माइनस एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन ऐसे जाती है, y, gx तो फंक्शन है तो y तो बोल रहे हैं उसको, और क्या बोलेंगे, माइनस एक्स की लाइन, ये 1 तक आनी है, 0 तक नहीं, 1 तक आनी है, पूरी ये लाइन बन गई, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस एक्स का ग्राफ, जब x 1 से बड़ा, 1 माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स है, अच्छा ठीक है। 1 माइनस एक्स का मतलब माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस एक्स से प्लस 1 कहां से जाएगा? ऊपर से जाएगा, जब x 1 से बड़ा है। अब ये सब आपको आता है, 1 से बड़ा है बराबर, x की वैल्यू जब 1 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी पैरेलल इसके, पैरेलल। ये किसका ग्राफ बना? ये ग्राफ ग्रीन वाला ग्राफ किसका? ये y इज इक्वल टू जीएक्स का ग्राफ है। ये ग्राफ तो बना लोगे ना, y इज इक्वल टू जी, सिंपल ग्राफ है तो, ठीक है। अच्छा, अब आपको निकालना क्या था? अब आपको क्या निकालना था भाई? देखो भाई क्या कंडीशन लिखी हुई इतनी बड़ी है। दो बातें, एक या कब जीएक्स नेगेटिव है, कब जीएक्स पॉजिटिव है। अच्छा, जीएक्स कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है, ये जो चीज है, ये जीएक्स नेगेटिव और जीएक्स पॉजिटिव, आपको दो चीज निकालनी है कि जीएक्स कब नेगेटिव, जीएक्स नेगेटिव और जीएक्स पॉजिटिव, ये दो कंडीशन है। मतलब आपकी जीएक्स का मतलब इस ग्राफ के अंदर मतलब y, जीएक्स की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव कहां होता है? ऊपर और नीचे,
ऊपर और नीचे। तो gx नेगेटिव कब है या gx पॉजिटिव देख लेता हूं पहले, gx पॉजिटिव कब है, gx ग्रेटर देन 0। gx पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि y पॉजिटिव, y gx y के बराबर है इस ग्राफ में, y पॉजिटिव। अच्छा y पॉजिटिव कहां होता है, यहां ऊपर ऊपर। अच्छा y पॉजिटिव, ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पर gx इज ग्रेटर देन 0। gx इज ग्रेटर देन 0। आपने कहा सर gx ग्रेटर देन 0 आ रहा है x लेस देन 0 के लिए है, x लेस देन 0 के लिए आ रहा है। हाँ देखो, जब x की वैल्यू इस तरफ है उस टाइम पे आपका gx y इज इक्वल टू gx में पॉजिटिव है। अच्छा x नेगेटिव पे gx पॉजिटिव आ रहा है, और आ कितना रहा है gx, कौन सा ग्राफ था ये, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन थी ना, ये वाली कौन सी थी, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की, gx की वैल्यू माइनस एक्स आ रही है। अच्छा ऐसे ब्रेक हो गया ये कि x जब नेगेटिव है तब आपका gx जो है वो पॉजिटिव है, x जब नेगेटिव है तब gx पॉजिटिव है, x जब नेगेटिव है तब gx ऊपर लाई कर रहा है। अच्छा अच्छा, क्या था फंक्शन, लिख दूं फिर से, f के अंदर gx, क्या बना था ये, क्या बना होगा, 1 माइनस gx when gx is less than or equal to 0, और gx का स्क्वायर when gx is greater than 0। ठीक है, आपको पता चल गया सर gx greater than 0 का मतलब है कि x is less than 0। gx greater than 0 कब है, जब आपका x नेगेटिव है, जब आपका x नेगेटिव है। अच्छा अच्छा, x नेगेटिव है। gx पॉजिटिव तब है जब x नेगेटिव, ऐसा था कि हाँ देखो फिर से दिखा दूं, जब x नेगेटिव इस तरह तब gx मतलब y इज इक्वल टू y, gx तो y है ना फंक्शन, तब वो ऊपर है मतलब पॉजिटिव। अच्छा gx नेगेटिव कब तक, gx नेगेटिव मतलब नीचे, उधर क्यों देख रहे हैं सर, gx नेगेटिव मतलब नीचे, नीचे देखो ये रहा gx नेगेटिव। अच्छा तो gx नेगेटिव है कब, जब x पॉजिटिव है, gx नेगेटिव तब है जब x पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया। तो एक तो बात यहां से f के अंदर gx 1 माइनस gx तब आ रहा है जब आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और gx का स्क्वायर तब आ रहा है जब आपका x इज लेस देन 0। एक तो ये बात पक्की हो गई कि gx पॉजिटिव तब है जब x नेगेटिव, gx नेगेटिव तब है जब x पॉजिटिव है। ठीक है, अब तो इंटरवल बना लिया कि अभी ग्राफ से देख के क्या किया कि जो कंडीशन आई थी gx पॉजिटिव gx नेगेटिव की, उसे x में कन्वर्ट कर लिया। सर यहां तो पुट ही नहीं हुई अभी वैल्यू, हाँ तो यहां पुट करनी है ना, यहां पुट करनी है अभी। मुझे बताओ भाई इधर कि x जब नेगेटिव था हम लिख चुके हैं, gx की वैल्यू कितनी थी, माइनस एक्स थी, gx की वैल्यू माइनस एक्स थी। ये 1 माइनस gx लिखा हुआ है, इसको लिख ही नहीं रहा मैं अभी, ये माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है जब आपका x नेगेटिव है। जब आपका x पॉजिटिव है, ध्यान से समझना भाई, जब मेरा x पॉजिटिव है तो मेरी gx की क्या वैल्यू है, जब मेरा x पॉजिटिव है उस टाइम पे gx की वैल्यू माइनस एक्स भी है, ये gx इज इक्वल टू माइनस एक्स है, उस टाइम पे gx की वैल्यू 1 माइनस एक्स भी है। x पॉजिटिव में दोनों है, देखो उस तरफ x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव में आपका जो फंक्शन है gx उसकी वैल्यू नेगेटिव, उसकी वैल्यू माइनस एक्स है, ये gx इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन थी जो आगे एक्सटेंड हो गई है, और gx की वैल्यू 1 माइनस एक्स भी है। अब ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, हाँ यहां पर ब्रेक आएगा, रुकने वाला ब्रेक नहीं, टूटने वाला ब्रेक। अच्छा यहां पर ब्रेक आएगा, क्या ब्रेक आएगा आपके पास कि एक बात होगी कि जब x आपका 0 से, x आपका 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, एक बात होगी x जब आपका 1 या 1 से बड़ा है, और एक तो x नेगेटिव के लिए तो x स्क्वायर बन ही गया वो। अच्छा दोनों ही केस में, इसमें भी आपके पास 1 माइनस gx है और इसमें भी आ गया 1 माइनस gx है। क्यों सर ऐसा क्यों, अरे यहां देखो, यहां देखो x जब पॉजिटिव था उस टाइम पे ये फंक्शन जब gx में लिख रहे थे, gx लिखा हुआ था तो 1 माइनस gx ही था। अब उस पॉजिटिव को आप ऐसे बोल दो 0 से 1 में 1 माइनस gx है, 1 से 2 में 1 माइनस gx है, 2 से 3 में 1 माइनस gx है, तो हाँ हमने बोल दिया ना पूरे पॉजिटिव के लिए 1 माइनस gx है। तो आप जब दो इंटरवल में ब्रेक कर रहे हैं तो कर ही क्यों रहे हैं ब्रेक, वो gx की वैल्यू के लिए। लेकिन अगर ब्रेक कर रहे हैं तो ये जो था कि x अगर 1 से बड़ा है तो x पॉजिटिव ही, x पॉजिटिव के लिए कैसा फंक्शन दिखता है 1 माइनस gx। लेकिन अब आपके पास बात बदलेगी कि जब आपका x जो है, ग्राफ बनाता हूं फिर से एक बार, ये रहा 1, कि जब आपका x 0 से 1 में यहां पर, तो ये वाला ग्राफ है आपका,
x 0 से 1 के बीच में है भाई, x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है तो gx की वैल्यू -x है, इस टाइम पे आपका gx बराबर -x है, और x जब आपका 1 से बड़ा है, x जब आपका 1 से बड़ा है उस टाइम पे gx की वैल्यू 1 - x है, उस टाइम पे gx की वैल्यू 1 - x। ठीक है, तो यहां पर 1 माइनस, यहां पर निकल कर आया -x, यहां पर आपका 1 - 1 - x, और यहां पर क्या लिखा हुआ x²। ये कब है? जब x आपका 0 से लेकर 1 के बीच में, x 1 से बड़ा है, x इज लेस देन 0। और बेहतर करते हैं, ये कितना हो गया आपके पास fg 1 + x, जब आपका x जो है 0 से 1 के बीच में है, 1 से 1 कट गया, x जब आपका x 1 से बड़ा है, ठीक है, और x² जब आपका x नेगेटिव है। ये आपका FOG आया निकल गया। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या किया? पहले f के अंदर g एक्सपोर्ट कर दिया, सारे x के अंदर g एक्सपोर्ट हो गया, फिर आपने देखा कि कंडीशन क्या थी कि gx पॉजिटिव है, gx नेगेटिव। अब gx पॉजिटिव का मतलब फंक्शन ऊपर, gx का ग्राफ ऊपर, gx नेगेटिव का मतलब ग्राफ नीचे। gx का ग्राफ ऊपर x की किस वैल्यू के लिए था वो निकाल लिया, नीचे x की किस वैल्यू के लिए था वो निकाल लिया, तो x की कंडीशन आ गई। उसमें फिर आपने देखा कि जब आप gx की वैल्यू पुट करने गए तो इसमें तो ठीक था, -x पुट हो गई, gx इक्वल टू, लेकिन जब जब x 1 से बड़ा था, वो 0 से बड़ा था, जब x आपका 0 से बड़ा था, कहां गया x आपका 0 से बड़ा है जिस टाइम पे, उस टाइम पर x जब 0 से बड़ा, gx की वैल्यू -x भी आ रही है और 1 - x भी आ रही है। इसका मतलब gx की दो अलग अलग वैल्यू आ रही है। कहां पे बदल रही है? 1 पे बदल रही है। तो वो जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, उसे दो पार्ट में ब्रेक कर लिया हमने, उसे दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। किस पार्ट में? कि जब x 0 से 1 में, दोनों में 1 - gx और 1 - gx तो सेम रहा। आपको gx की तो वैल्यू लिखनी थी, ये थोड़ी चेंज हुआ था, ये थोड़ी चेंज हुआ था, ये तो वही था। ठीक है, ये वो क्यों था? क्योंकि ये दोनों मिलाकर आपका gx नेगेटिव वाला केस है ना, और gx नेगेटिव के टाइम पे आपका fx कैसा खुल रहा था? fgx, सॉरी, 1 - gx में। ये दोनों मिला के gx नेगेटिव वाला केस है ना, वो x ग्रेटर देन 0 वाला पूरा केस gx नेगेटिव का केस है। gx नेगेटिव में आपका FOGX कैसा था? 1 - gx। तो उसके कितने भी पार्ट के लिए लूं वो 1 - gx ही लूंगा। तो ब्रेक क्यों किया? क्योंकि gx की वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग इंटरवल के लिए, हमें पता नहीं था कौन सी पुट करें दो पार्ट में। तो जब आपका 0 से 1 में चल रहा है x, तो gx इक्वल टू -x वाला ग्राफ है, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो gx इक्वल टू 1 - x है। तो एक जगह -x रखा, एक जगह 1 - x रखा, बार बार पुट कर करके दिखाया है मैंने। पहले तो इतनी बात पे कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ सर ये हो गया, ये बात हम समझ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। कई क्वेश्चन इसीलिए करने पड़ेंगे इसके कि थोड़ी सी तकलीफ देता रहता है ये, रटना नहीं है, सोच सोच के। fx इज इक्वल टू x + 1 जब आपका x नेगेटिव है, x² जब आपका x पॉजिटिव है, और gx इज इक्वल टू 2x जब आपका x जो है वो -1 से 1 है, ठीक है, और 3 - x जब आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। आपको निकालना है GOFX कितना होगा, बस यही बता देना, बहुत बड़ी बात होती है इसमें। GOFX हम फाइनल इसका ग्राफ भी बना सकते हैं वैसे तो, कि x नेगेटिव के लिए x² का ग्राफ ऐसे बन गया, x 0 से 1 के बीच है, 1 + x का ग्राफ है, अच्छा 1 + x का, 1 + x का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, और y इक्वल टू x पे, हाँ ये y इक्वल टू x ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो कॉम्पोजिशन के बाद, कि 1 + x कब है? जब x 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच है 1 + x की लाइन, x जब ग्रेटर देन के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए y इक्वल टू x की लाइन, x ग्रेटर देन 1 के लिए, और x लेस देन 0 के लिए x² की लाइन। तो वो भी आप कर सकते हो, तो डिफाइन ही करना है सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। GOFX, अच्छा अच्छा, G के अंदर fx पुट करना है, वहां कर दूं पुट? अब थोड़ा तो आप सीख गए हो। G के अंदर fx पुट करने का मतलब हर जगह fx पुट कर दिया x की जगह पर, 2 के साथ लगा fx या 3 - fx, और कंडीशन क्या है कि जब वहां x था तो जो x मतलब अंदर वाला जो था वो -1 से 1 में रहे, ठीक है, अब अंदर वाला कौन सा? fx, आपका fx जब -1 से 1 में रहे, ठीक है,
और वहां पर लिखा है जब अंदर वाला 1 से बड़ा या बराबर रहे, तो यहां पे अंदर कौन है, एफ एक्स है, एफ एक्स जब 1 से बड़ा या बराबर, ठीक है, ये बन गया। अब अंदर वाला फंक्शन कौन सा था, एफ एक्स, यहां पे कंडीशन किसकी लिखी है, एफ एक्स की ही लिखी है कि -1 से 1 के बीच में एफ एक्स रहे। एफ एक्स एक फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू -1 से मतलब y की वैल्यू मतलब नीचे से ऊपर -1 से 1, जब y 1 से बड़ा रहे। अब एफ एक्स का ग्राफ, अंदर वाले फंक्शन का तो ग्राफ बनाना पड़ता है। एफ एक्स कितना है, x + 1 है जब x नेगेटिव है, x + 1, y = x की लाइन ऐसे जाती है, x + 1 की ऐसे जाती है, जब आपका x नेगेटिव है, x नेगेटिव बस, इक्वल टू तो नहीं है, और x² है जब x पॉजिटिव है। ये आपका y = fx का ग्राफ है, y = fx का, ये वाली लाइन है आपकी, ये 0,1 का पॉइंट है, इधर छुल तो नहीं रहा, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। इसके अंदर दो कंडीशन है, क्या कंडीशन क्या है, एक आपकी आई है fx जब आपका -1 से 1 के बीच में रहे, एक आपका fx > 1 रहे, ये दो कंडीशन आई है निकल के। अच्छा, fx मतलब y की वैल्यू, y जब -1 से 1 के बीच में रहे, -1 से 1 के बीच में, ये y = -1 की लाइन है, ठीक है। ये कौन सा लाइन था, ये फंक्शन था y = कौन सा, ये y = x + 1, ये कौन सा आपका y = x², ठीक है। ये y = 1 की लाइन है, इस पर तो टच ही नहीं होना। देखो fx की वैल्यू -1 हो रही है इक्वल टू, और 1 नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये इतना ग्राफ, अब x की किस वैल्यू के लिए ये निकाल के लाना है आपको। अब आप मुझे बताओ, यहां पर y की वैल्यू -1 है, ये y = x + 1 की लाइन जा रही है, -1, x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, -2, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। बाकी ये लाइन किसकी है, y = 1 की, वहां x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जब आपकी x की वैल्यू -2 से 1 के बीच में रहती है, उस टाइम पे आपका जो fx का ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच में रहता है। fx का ग्राफ देखो -1 से 1 की, मतलब y मतलब फंक्शन की वैल्यू, fx की वैल्यू -1 से 1 के बीच में चल रही है, क्योंकि जैसे ही ऊपर निकल गया 1 की लाइन से, तो fx की वैल्यू > 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि ये वाला ग्राफ है अपना, तो ये वाला ग्राफ है अपना, ये वाला ग्राफ, हाँ यही वाला ग्राफ है एकदम, सारी वैल्यूज हैं सर। यहां तो हॉलो बॉल है, यहां है ना डार्क बॉल, वो तो होती भी तो हम नहीं ले पाते, अगर वो हो जाती तो नहीं ले पाते, क्योंकि इस जगह पर y की वैल्यू 1 है और आपका fx 1 के बराबर नहीं है, तो x की वैल्यू आप नहीं ले पाते, अगर यहां डार्क बॉल होती तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, किसका ग्राफ, fx का, कब के लिए, कंडीशन के लिए, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, fx की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, x की किस वैल्यू के लिए, -2 से 1 के बीच में। जब x आपका -2 से लेकर, ये कब होता है, जब x आपका -2 से लेकर 1 के बीच में आता है, ठीक है। और आपका ये कब होता है, जब आपका x जो है वो 1 से बड़ा या बराबर, x की वैल्यू जैसे ही 1 के बराबर आएगी तो फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 से बड़ी हो जाएगी x की वैल्यू, तो fx की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये दो कंडीशन लगी हैं आपके लिए, तो पहले तो इन दो कंडीशन को उतारो, कि ये जो मेरे पास यहां पे fx में लिखा था, इसको x में लाना है, इसको x में लाना है, तो gfx था आपके पास, इज इक्वल टू कितना था भाई, 2fx, और ये कितना था, 3 - fx, ठीक है। तो -1 से 1 वाली कंडीशन, x -2 से 1 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास -2 से लेकर 1 के बीच में, यहां पर x > 1, यही थी ना दोनों कंडीशन, ठीक है। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब सवाल क्या उठता है, अब सवाल ये है कि fx की कौन सी वाली वैल्यू पुट करें। अब फिर से एक बार ग्राफ बनता है उसके लिए, fx की कौन सी वाली वैल्यू पुट करें, ठीक है। आपको पता है जब x की वैल्यू, अभी देखो इतने पार्ट में फंक्शन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, x जब आपका -2 से 1 है, x जब आपका, लेकिन उस पार्ट में fx की जो वैल्यू, जो fx खुद है, वैल्यू तो उसको ठीक है -1 से 1 है, जो fx खुद है वो दो फंक्शन से मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है, एक तो ये 1 + x की लाइन से,
और एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की लाइन से। ये जो डिफरेंस आ रहा है एफ एक्स की, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए, तो जिन अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए है उनमें तोड़ो। पहले तो आपने उसमें तोड़ा, g के अंदर एफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये x की वैल्यू आपके पास एक आएगी -2 से लेकर 0 के बीच में, एक आपका x आएगा 0 से लेकर 1 के बीच में, और एक x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो लिखा ही है। ठीक है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए तो 3 माइनस एफ एक्स है। जब जब x -2 से 1 तक, पूरा -2 से 1 तक वो आपका gfx 2fx की तरह दिख रहा था। gfx कैसे? 2fx की तरह। तो -2 से 0 लेकर फिर 0 से 1 ले लूं, दोनों ही पार्ट में आपका gfx कैसा दिखेगा? 2fx की तरह। मतलब यहां पर भी आएगा 2fx और यहां पर भी आएगा 2fx, दोनों जगह पर। कि x की वैल्यू -2 से 1, पूरे -2 से 1 के लिए वो 2fx है, gfx जो है 2fx। ये ब्रेक क्यों किया? फिर fx की वैल्यू पुट करने के लिए। अच्छा, वो कैसे करेंगे पुट? देखो भाई कैसे करेंगे। हाँ भाई, gfx जब x -2 से 0 के बीच में, -2 से 0 के बीच में, तो आपका ये जो fx जो है उस टाइम पे आपका fx की वैल्यू x+1 है। अच्छा, जब x की वैल्यू -2 से 0 है तो fx की वैल्यू x+1 है, तो 2 के बाद आपका x+1 आ गया। कब? जब आपका x जो है वो -2 से 0। ठीक है, उसके बाद जब x आपका 0 से 1 के बीच में, x आपका 0 से 1 के बीच में, तो उस पूरे पार्ट के लिए आपके पास fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। fx, इसका मतलब 2 के बाद अब fx की वैल्यू कितनी पुट होगी? एक्स स्क्वायर पुट होगी, 2x²। जब आपका x जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, और 3 माइनस fx में जब x आपका 1 से बड़ा हो गया था, आपको पता है x² ही चल रहा है वो, तो उसके बाद तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये आपका gfx डिफाइन हुआ है। इतनी बात में देखो तकलीफ नहीं लेनी है। समझ में आ रही बात? थोड़ी मेहनत है इसमें, मेहनत तो बहुत है, थोड़ी का बहुत मेहनत है, लेकिन करना तो पड़ेगा। देखो भाई क्वेश्चन, इफ fx इज इक्वल टू -x x 2 - x, कब? जब x लेस देन 0 है, x जो है आपके पास वो 0 से लेकर 1 के बीच में, अब 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, और x जब ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है f(x). देखो इसमें तकलीफ हो सकती है आपको, समझ में ना आए तो 2-3 बार देख लेना वीडियो, नहीं तो मुझसे पूछ लेना कि क्या क्या हुआ। ये नहीं कि भाई आपको शुरुआत से मैं बता रहा हूं तो कुछ तो बात समझ में आई होगी ना। ये ऐसे मत करना सर पूरा समझा दीजिए, बात बताना, वो पूरा समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें। ठीक है, कि ऐसा तो नहीं है कि fx पुट करना आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ fx पुट कर दिया तो यहाँ लिख दिया, ये तो समझ में आ गया। ग्राफ की दिक्कत हुई होगी, जो चीज ना है वो पूछना। हाँ, यही नहीं आ रहा है कि fx कैसे पुट कर दिया यहाँ पर, तो फिर ये भी पूछ लेना, स्टेप वाइज पूछना। f के अंदर fx रखना है। अच्छा, f के अंदर fx रखना है, लाओ रख देते हैं। f के अंदर fx निकालना है, f के अंदर fx, ये आ जाएगा माइनस में fx, ये आ जाएगा fx, ये 2 - fx, ये आ जाएगा when fx is negative, when fx lies between 0 to 1, when fx is greater than 1। बहुत मेहनत होने वाली इस क्वेश्चन में। fx जब नेगेटिव है, fx जब ये fx ग्रेटर देन 1 है। आप ग्राफ बनाते हैं, फंक्शन क्या कह रहा है आपके पास fx का, कि जब आपका fx का मतलब x नेगेटिव है तब आपका उस टाइम पे fx कितना है? -x है। x जब नेगेटिव है तो वो -x ही जा रहा है भाई। x जब 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में, तो आपका x है। अच्छा, 0 से 1 दोनों तरफ क्लोज है। ठीक है, x जब आपका 1 से बड़ा है तो 2 - x है। 2 - x कैसे बनाएंगे? -x में 2 ऐड कर देना है,
2 ऐड कर देना, लाइन यहीं से जाएगी देखना। ये लाइन किसकी बनी है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की। ये लाइन किसकी बनी है, y इज इक्वल टू एक्स की। x जब 1 से बड़ा है आपके पास तो आपका फंक्शन कितना है, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। इतनी बात, ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना है, ध्यान देना है भाई, ठीक है। अब एफ एफ एक्स लिखता हूं, फिर से बार बार लिखना पड़ता है एक तो इसमें। एफ एफ एक्स क्या लिख रहा हूं मैं इसमें, 3 कंडीशन दी ना, वो कंडीशन लिख लेता हूं। क्या कंडीशन होंगी, एक तो आएगा आपका एफ एक्स नेगेटिव, एक आपका एफ एक्स आएगा 0 से 1 के बीच में, एक आपका एफ एक्स से ग्रेटर देन 1। ये 3 चीजें हैं ना। एफ एक्स नेगेटिव, एफ एक्स मतलब कि इस ग्राफ में y नेगेटिव मतलब नीचे, ये वाला पॉइंट अगर आपको ना पता तो ये आपका 2,0 का पॉइंट है। 2,0 कैसे, अरे यहाँ पे y 0 हो गया ना, तो x की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो एफ एक्स नेगेटिव 2 के बाद x की वैल्यू जब 2 से बढ़ रही है तब आपका एफ एक्स का ग्राफ नीचे चला गया, इसका मतलब एफ एक्स नेगेटिव तो ये हो गया, ये, ठीक है। तो एक बात लिख दी गई कि एफ एक्स नेगेटिव कब हो रहा है, जब आपका x जो है वो 2 से बड़ा है। x जब 2 हो रहा है उस टाइम पे तो एफ एक्स की वैल्यू मतलब y की वैल्यू 0 हो रही है। x जब 2 से बड़ा हो गया तो एफ एक्स नेगेटिव हो गया, x जब 2 से बड़ा है। अच्छा, उसके बाद और क्या कंडीशन है, एफ एक्स नेगेटिव की हो गई, एक एफ एक्स 0 से 1 के बीच की, एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1, 0 से 1, ये y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1, 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड है। ये कंडीशन है ना, एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 के बीच में किस किस पॉइंट पर हो रहा है, ये कौन सा पॉइंट होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन पे अगर y की वैल्यू 1 होगी तो -1 होगा, ठीक है। -1 पे x एफ एक्स की वैल्यू 1 है, एफ एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, यहां पर 0, यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, ठीक है। तो 0 1 0 के बीच में चल रहा है वो। -1 से 2 तक, माइनस जब x की वैल्यू -1 से 2 है उस टाइम पे आपका जो एफ एक्स है वो 0 से 1 के बीच में, एफ एक्स 0 से 1 के कॉरस्पॉन्डिंग x क्या वैल्यू, x के किस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये आंसर आता है, ये निकालना है। एफ एक्स अगर 0 से 1 है मतलब y 0 से 1 के बीच में, उस टाइम पे x की क्या वैल्यू चल रही है, -1 से 2, तो x की वैल्यू आपको पता लग गया कि एफ एक्स जब आपका 0 से 1 के बीच में है तो x जो है आपका वो कहां से कहां जा रहा है, -1 से लेकर 2 तक, ऐसे लिख देता हूं, सब इंक्लूडेड पॉइंट -1 से लेकर 2 तक, ठीक है। फिर एक बात आती है कि एफ एक्स की वैल्यू जब 1 से बड़ी है, एफ एक्स ग्रेटर देन 1, एफ एक्स ग्रेटर देन 1, एफ एक्स 1 से बड़ा है मतलब ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन है, इससे बड़ा जब एफ एक्स, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, x जब -1 से इधर चला गया उस टाइम पे फंक्शन ऊपर निकल गया आपका, मतलब x की वैल्यू जो आपकी लेस देन -1 है, अगर x इज लेस देन -1, ये ब्रेक होना है कि पहले तो एफ एक्स जो निकले थे, ये एफ एक्स कहां निकले थे, ये देखो कहां निकले थे, ये एफ एक्स लगे थे ना 3, इनकी कंडीशन निकाली पहले तो, इनकी कंडीशन क्या आई थी कंडीशन कि f के अंदर एफ एक्स जो था आपके पास वो बराबर आया था आपका माइनस एफ एक्स के, जब आपका एफ एक्स जो है वो नेगेटिव है, वो बराबर आया था आपके पास एफ एक्स के जब आपका एफ एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। वो बराबर आया था आपका 2 माइनस एफ एक्स के जब आपका एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग आप कंडीशन निकाल रहे हो कि ये x की किस वैल्यू के लिए होता है भाई, ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। ये आपका x की किस वैल्यू के लिए होता है, -1 से लेकर 2 के लिए, शायद -1 से 2, और ये किसके लिए होता है, व्हेन x इज लेस देन -1, ठीक है। x की क्या क्या वैल्यू आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझना बात कि x जब 2 से बड़ा है, x जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन एफ एक्स जो है वो एक ही फंक्शन है, डायरेक्ट पुट करेंगे ये 2 माइनस एक्स वाला। x जब -1 से छोटा है तो एफ एक्स एक ही फंक्शन है, लेकिन x जब -1 से 2 के बीच में है तो एक फंक्शन ये है एफ एक्स, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये, 3 फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से आपके पास, इसके अंदर से 3 केस निकलेंगे,
तीन पार्ट में ब्रेक होगा ये। तीन पार्ट में कैसे ब्रेक होगा? एक बार आप x की वैल्यू -1 से लेकर, किधर से 0 इंक्लूडेड था उसमें, इधर से नहीं था, -1 से लेकर 0 तक रखोगे। एक बार आप x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक रखोगे। एक बार आप x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक रखोगे। 1 से 2 में फंक्शन अलग है, fx ये वाला फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? 2 - x वाला। ठीक है, 0 से 1 में fx आपका y = x वाला है। ठीक है, और -1 से 0 में आपका -x वाला है। ये क्यों निकाल रहे हैं हम? ये अलग अलग में क्यों ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि मुझे fx नेगेटिव के लिए आपने x तो निकाल लिया, तो इधर तो लिख लिया, ठीक, लेकिन यहां पर भी तो fx की वैल्यूज पुट करनी है। क्या वैल्यू पुट करूंगा? यहां पे ठीक है एक था, यहां पे ठीक है, यहां पे तीन फंक्शन, x की वैल्यू जब -1 से 2 चल रही है तो fx तीन वैल्यू देता है अलग अलग। कौन सी वैल्यू पुट होगी? तो पहले x को ब्रेक करो उधर से। ठीक है, और ये ऊपर तो एक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहां पर? x > 2, और इधर क्या लगा हुआ है? x <-1। ठीक है, मैं एक बात की कंडीशन में लिख दूं कि ये ही तीनों जो हैं ये मिल के आपका fx 0 से 1, ये वो वाली कंडीशन है। ठीक है, x > 2 पे कितना है आपके पास? -fx। अच्छा, इस कंडीशन के लिए आपका fo सीधा सीधा fx है। ये कंडीशन इन तीन पार्ट में ब्रेक हुई, आपका वो तो चेंज होगा नहीं, फंक्शन की वैल्यू जो fo की वैल्यू थी वो तो चेंज हुई नहीं, वो तो fx और fx ही आई, और इसके लिए वो 2 - fx था। ठीक है, इतनी बात देखो। कि भाई इस पार्ट के लिए आपका fo fx था। अब इसको अगर मैं तीन पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं तो वो fx ही रहा। चेंज क्या चीज हुई थी? ब्रेक क्यों किया? fx की अपनी वैल्यू चेंज हुई थी। fo fx की तो वैल्यू थी वो तो fx ही रही, लेकिन fx की अपनी वैल्यू चेंज हो रही थी, उसके लिए ब्रेक किया है। अच्छा, अपनी वैल्यू चेंज हो रही थी तो क्या क्या वैल्यू आएगी? देखो भाई, अब देखो अगले पेज पे क्या क्या वैल्यू आएगी। क्या है भाई अगले पेज पे? क्या इसी पे लिख दूं क्या? इसी पे लिखेंगे, डिसाइडेड -f x जब 2 से बड़ा है। अच्छा, ग्राफ कहां है? x जब 2 से बड़ा है, x जब 2 से बड़ा है तो fx की वैल्यू 2 - x है। 2 - x, तो जहां भी था वहां 2 - x पुट कर दो, माइनस में यहां पर 2 - x। x जब -1 से 0 के बीच में है, देखना भाई, -1 से 0 के बीच में, तो उस टाइम पे y = -x है, fx की वैल्यू -x है, -x। जब आपका x जो है 0 से 1 के बीच में, उस टाइम पे fx की वैल्यू क्या है? अरे, उस टाइम पे आपके 0 से 1 में fx की वैल्यू x है। ठीक है, और इस टाइम में फिर आपको पता है 2 - x हो गया, तीन ही फंक्शन थे, तीनों में ब्रेक हो गया। 2 - fx, ये 2 माइनस के बाद fx की कौन सी वैल्यू पुट करूं? जब x आपका -1 से छोटा है, x जब मेरा -1 छोटा है तो fx की वैल्यू कितनी है आपकी? -x है, वो पुट करनी है, वो पुट करनी है। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो भाई। ठीक है, क्या आएगा? ये आएगा x - 2 जब आपका x > 2। ये -x आएगा जब आपका x जो है -1 से 0 के बीच में। ये आपका x आएगा निकल के जब x आपका 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, ये क्या आएगा? इधर 2 - x आएगा जब आपका x जो है 1 से लेकर 2 के बीच में, और यहां पर x + 2 + x आएगा, बल्कि 2 + x लिख देगा, 2 + x आएगा जो होगा x <-1 है। ये आपका fo डिफाइन हुआ है, fo। इस केस के लिए एक फंक्शन आया था, लेकिन वो जो आपका fx 0 से 1 वो तीन पार्ट में ब्रेक हुआ, तीन पार्ट में। इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हुआ, इतनी बात है, मुझे उम्मीद है अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है इसके अंदर कि लेट gx = 1 + x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये अपने आप में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, एंड fx = -1 0 और 1, कब? जब x आपका <0 है, जब आपका x = 0 है, जब आपका x <0 है। देन
एफ के अंदर जी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये पूछा है इन्होंने, एफओजी पूछ लिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। ठीक है, ये एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स तो दिया ही नहीं है इन्होंने, डिफाइंड फंक्शन एफ एक्स ही दिया है, सिर्फ एक ही फंक्शन डिफाइंड है, दूसरा डिफाइंड नहीं, दूसरा सिंपल फंक्शन है, एक जैसा आप पढ़ते आए हो। और ये फंक्शन बहुत बढ़िया है कि जी एक्स की वैल्यू आपके पास आई है 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, या ये वैल्यू, हाँ देख लो, देखो ना 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिखेंगे 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपने आप में 0 से 1 के बीच में लाई करता है, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो जब आप एफ के अंदर जी एक्स डालोगे, इसका मतलब ये आपने एफ के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डाल दी। एफ के अंदर एक्स जाता है तो 3 तरीके के आंसर है, एक्स नेगेटिव है तो -1 है, 0 है तो 0 है, पॉजिटिव है तो 1 है। एक्स मतलब जो अंदर वाला पॉजिटिव है, तो एफ एक्स आंसर कितना दे रहा है, एफ कितना आंसर दे रहा है आपको 1। आपके एफ के अंदर जी एक्स पड़ा हुआ है, जी एक्स उसको कैसी वैल्यू खिलाएगा, जी एक्स खुद कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन, एफ को कैसी वैल्यू खिलाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू, एफ के अंदर पॉजिटिव जाएगा, कितना आंसर निकलेगा 1 निकल कर आएगा, कितना हो गया, सीधे सीधे 1। जी एक्स पॉजिटिव वैल्यू थी, एफ ने पॉजिटिव वैल्यू खाई, एफ का इनपुट पॉजिटिव हो गया, और एफ का इनपुट जब पॉजिटिव हो जाता है तो एफ का आंसर कितना आता है 1 आता है, तो सिग्नम फंक्शन है, एफ सिग्नम फंक्शन है, देख लो। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं, एफओजी निकालना सर, ग्राफ की जरूरत ही नहीं पड़ी, जब दोनों होते तो बनाते ग्राफ। तो ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, क्योंकि ये 2001 में आईआईटी ने पूछा है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, इसलिए बीच में लगा दिया जाता है। तो बहुत सिंपल था, हाँ, तो धीरे धीरे तो लेवल बढ़ रहा है, अब सबसे पहले तो सिंपल ही आते थे क्वेश्चन। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एल एन एक्स, एल एन एक्स जब एक्स आपका 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो होगा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, अच्छा जी एक्स क्या दे रखा है आपको, जी एक्स दे रखा है आपको एक्स प्लस 1 जो होगा एक्स इज लेस देन 2 है, ठीक है, और x माइनस 1 जब आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। आपको बताना क्या, आपको बताना जीओ एफ एक्स, जीओ एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स पुट कर दिया, जीओ एफ एक्स निकालना है, ये जी एक्स था आपका, इसके अंदर जी के अंदर एक्स की जगह पर एफ एक्स पुट किया है। करूं पुट, एक तो मैं यही पुट करता हूं पहले, तो जी के अंदर जब मैं एफ एक्स पुट करूंगा, इसका मतलब आपका ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 1 और यहां पर हो जाएगा एफ एक्स माइनस 1 जब आपका एफ एक्स इज लेस देन 2 और यहां पर आपका एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। भाई जब अंदर वाला आपका 2 से छोटा है तो फंक्शन ऐसा दिख रहा है, अंदर वाला 2 से बड़ा है तो फंक्शन ऐसा दिख रहा है। अंदर कौन है, एफ एक्स, जब एफ एक्स 2 से छोटा होगा तो ऐसा दिखेगा, 2 से बड़ा होगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, पर एफ एक्स 2 से छोटा 2 से बड़ा कब होगा, एफ एक्स तो एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब y की वैल्यू 2 से छोटी है, y की वैल्यू 2 से बड़ी। आपको देखना है एफ एक्स बना करके कब वो 2 से बड़ा होगा, कब वो 2 से छोटा होगा। 0 पे रुक गया है, 0 से आगे आगे का फंक्शन है, और जब ये 1 से बड़ा है तब ऐसा दिखेगा। ठीक है, 0 से 1 में एल एन एक्स है, 1 पे ओपन इंटरवल है ना, ठीक है। तो ग्राफ बनाता हूं मैं एफ एक्स का, एफ एक्स के बारे में दे रखा है आपको, इज इक्वल टू एल एन एक्स जब आपका एक्स जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में, या आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब एक्स आपका 1 से बड़ा है। ये थी 1 वैल्यू। एल एन एक्स का ग्राफ आपको पता है कि ये माइनस इनफाइनाइट से आ रहा होता है, और जब एक्स की वैल्यू 1 होती है तब log 0 होता है, तो एक्स की वैल्यू 1 तो हो नहीं रही है, यहाँ पे 1 हो रही है कि यहाँ तो नहीं हो रही, तो log 0 पे टच नहीं करेगा, उससे पहले पहले log का ग्राफ, उससे इधर उधर 0 और 1 के बीच में। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ जब एक्स 1 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ग्राफ के बारे में पता करना है, जब एक्स 1 या 1 से बड़ा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। -1 का मतलब ये हुआ कि आपने एक नीचे कर दिया ग्राफ को, अगर x -1 होता तो y इक्वल टू एक्स की लाइन को नीचे कर देते, अगर x स्क्वायर -1 है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ को एक नीचे ले गए हो। अगर आप एक नीचे ले गए हो ग्राफ को तो ग्राफ ऐसे जाता, 1 से पास होता हुआ ऐसे जाता। लेकिन आपको x स्क्वायर -1 कहां चाहिए, पूरे में थोड़ी चाहिए, आपको चाहिए जब जब x 1 से बड़ा या बराबर है। इसका मतलब यहां पर
ये बना, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना हुआ है, ये आपका y इज इक्वल टू ln x बना हुआ है, ln x बना हुआ है। ठीक है, इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद दो कंडीशन है आपके पास fx के ऊपर, fx लेस देन 2 और fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, fx 2 के आसपास वैल्यू चेंज कर रहा है अपनी, fx की 2 के आसपास निकालनी है वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 2 की लाइन बना दूं एक, इस जगह पर x की वैल्यू क्या होगी, अगर y की वैल्यू 2 आ गई है, देखो y इज इक्वल टू 2 की लाइन किस ग्राफ को कट करेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाले को कि ln x वाले को, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाले को। यहां पर अगर y 2 हो गया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, √3 हो गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 हो गई, √3 आ गया, ये था 1 √3। ठीक है, तो x की वैल्यू जब √3 से बड़ी है तब आपका fx जो है वो 2 से बड़ा है, तो fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में आप बोलोगे कि x आपका किससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा या बराबर √3 के, और fx लेस देन 2 कब होगा, जब x आपका छोटा होगा किससे, √3 से। मतलब आपने x पे बांट दिया उसको, यहां पर आपने x पे बांट दिया, ये कब होगा जब x आपका छोटा है √3 से, ये कब होगा जब आपका x बड़ा या बराबर है किसके, √3 के। ठीक है, अब x जब √3 से छोटा है उस टाइम पे fx की वैल्यू क्या क्या है, या x पहले वो देख लेते हैं, x जब √3 से बड़ा है, x जब √3 से बड़ा है उस टाइम पे fx कौन सा वाला है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोई नहीं है। अच्छा, x जब √3 से छोटा है तो fx कौन सा है, तो इतने पार्ट के लिए तो fx से y एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इतने पार्ट के लिए fx कितना है आपके पास, ln x, इन दोनों को लिखना है आपको। ठीक है, तो क्या था g के अंदर fx आया इज इक्वल टू, पहले तो ब्रेक करेंगे लेस देन 2 वाले के लिए। ठीक है, क्या था हमारा लेस देन 2 पे, fx प्लस 1, तो एक लिखा आपने fx प्लस 1 और दूसरा लिखा आपने fx प्लस 1। ठीक है, एक तब जब आपका x 0 से 1 के बीच में, एक तब जब आपका x जो है 1 से लेकर 2 के बीच में, और क्या है हमारे पास, और है fx माइनस 1। ठीक है, 1 से 2 के बीच में नहीं, 1 से लेकर √3 के बीच में, जब आपका x जो है वो बड़ा है या बराबर √3। 1 से 2 तक की तो बात ही नहीं हो रही। ठीक है, जब fx 2 से छोटा है तो x आपका √3 से छोटा रहना, x जब जब √3 से छोटा है तो ये जो फंक्शन है fx, ये खुद दो पार्ट में बढ़ रहा है, किसमें, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाले में और एक ln x वाले में, जब जब x, क्योंकि 1 पे वैल्यू चेंज होती है fx की। ठीक है, अब x जब आप √3 से छोटा ले रहे हो तो √3 से छोटा यही है जब x आपका √3 से छोटा, ये दोनों केस मिलाकर, मतलब ये वो केस थे जब fx आपका लेस देन 2 था, ये वाला केस। जब x आपका √3 से छोटा है तो उसमें दो तरीके से आपने बांटा, एक 1 से √3 लेकर और एक 0 से 1 लेकर, 1 पे यहां पर इंक्लूडेड कर देता हूं, 0 से 1 में और 1 से लेकर √3 में। ठीक है, क्यों बांटा है इसको, क्योंकि 0 से 1 में fx की वैल्यू अलग है और 1 से √3 तक fx की वैल्यू अलग है, तो ये fx प्लस 1 ही क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो दोनों टर्म है ये मिला के fx लेस देन 2 वाला है, और fx लेस देन 2 वाले में fx प्लस 1 ही चल रहा था, दोनों मिला के। अब आप fx की वैल्यू पुट करो आराम से। ठीक है, ये आपका निकल कर आया ln x प्लस 1, कब, जब आपका x जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में। ये निकल कर आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, जब x आपका 1 से लेकर √3 के बीच में। ये निकल कर आया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू √3 है। ठीक है, थोड़ा सा भी बेहतर अगर करके लिख दिया जाए इसको, तो ये आपके पास 1 प्लस ln x आएगा, यहाँ पर आपके एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा, x 0 से 1 के बीच में, x 1 से लेकर √3 के बीच में, x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू √3। ये करना आपको आना चाहिए, इतनी बात में अटकना नहीं है कि क्या हो गया सर, ये कोई बात ही नहीं क्या हो गया। अब कई क्वेश्चन लग चुके हैं इसके, अब इसमें तकलीफ में नहीं आना है। ठीक है, एक और देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा तकलीफ दे पड़ जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन इसके ढूंढने से मिले नहीं तो कम से कम कॉपी पे होनी चाहिए। fx इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है, जब आपका x इज लेस देन 1 है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 2 जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, आपसे पूछा f ओ f, 1 से छोटा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, f के अंदर fx पुट करना है आपको, 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x, जब अंदर वाला लेस देन, अंदर कौन है f के, x बैठा हुआ है, लेस देन 1 है, आपका अंदर वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है।
आओ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने f के अंदर fx लगाया, f के अंदर fx लगाने पर हर x की जगह पर आपका fx बैठ गया आकर। ठीक है, यहां पर जब आपका fx इज लेस देन 1 और ये आपका जब fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये सेम थी। ठीक है, ये दो फंक्शन निकल कर आया, आपने x की जगह fx बिठा दिया हर जगह। अब आपको ये कंडीशन निकालनी है कि fx 1 से छोटा और fx 1 से बड़ा कब हो रहा है, कब हो रहा है मतलब x की किस वैल्यू के लिए। ये कौन बताएगा आपको, fx तो y होता है ना, फंक्शन की वैल्यू तो y है, वो आपको बताएगा fx का ग्राफ। fx का ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो fx था आपके पास 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 2। ये कब था, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था, और ये कब था, जब x लेस देन 1 था। ठीक है, आओ देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, देखो मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ ऐसा बनता है, अगर मैं प्लस 1 कर रहा हूं उसका मतलब ग्राफ एक ऊपर उठ रहा है। भाई सारी y की वैल्यू में 1 1 ऐड करोगे, सारी वैल्यूज एक ऊपर उठ जाएंगी। मॉड की सारी वैल्यू में, मॉड x की सारी वैल्यू में 1 ऐड हो रहा है ना, 1 ऐड हो रहा है सारी वैल्यू में, तो ऊपर उठ गया, एक ऊपर उठ के। कब, 1 से छोटे छोटे में। ये बना ग्राफ, ये किसका है आपका, y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x का, क्या होगा, x लेस देन 1 है। मॉड x के ग्राफ को एक ऊपर उठा दिया। अच्छा, उसके बाद उधर कि y इज इक्वल टू मॉड x बाई 2, जब जब x आपका 1 से बड़ा है। अच्छा, जब जब x आपका 1 से बड़ा है, ठीक है, ये कौन सी वैल्यू 2, ये कौन सी वैल्यू थी 1। देखो ना, जब ये यहां पर y एक्सिस पे x 0 होता है, जब मेरा x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो 2 तक जाएगा ऊपर, तो जाके x की वैल्यू जब 1 है, x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो 1 प्लस 1 2 बनाता, हो बना नहीं लेकिन 2 बनाता। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू अगर 1 आ रही है, x की वैल्यू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात पूछता हूं मैं आपसे कि x की वैल्यू जब जब आपकी 1 से लेकर 2 के बीच में चल रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो कितना आंसर निकाल रहा है, 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना आंसर निकाल रहा है, 1। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 आंसर निकाल रहा है, तो उसको 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो y आपका 1/2 निकलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x बाई 2 नहीं है, क्या आपको लगे x की वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में रहेगी तो x बाई 2 1/2 से 1 के बीच में रहेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 2 आपका 0 निकल आएगा। नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 2 नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो x ही है, उसको 2 से डिवाइड किया है, तो x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में रहती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहता है, y की वैल्यू 1/2 निकलेगी, 1/2 यहां जाएगी वैल्यू। अच्छा, x की वैल्यू जब आपकी 2 से लेकर 3 के बीच में रहेगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका 2 आंसर निकालेगा, y की वैल्यू 1 निकल कर आएगी, y की वैल्यू 1 निकल आई भाई। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताया जब 3 से 4 के बीच में रहेगा x जब 3 से 4 के बीच में रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आंसर निकालेगा, डिवाइड बाई 2 3/2 निकलेगा, ये यहां बनेगा 3/2। ठीक है, और यहां पर 2, जब x की वैल्यू 4 से 5 के बीच में रहेगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आंसर निकालेगा, 4/2 कितना निकलेगा, 2, तो 2 की लाइन में लगाया मैंने उसको, ऐसे बढ़ रहा है। ये आपका y इज इक्वल टू 1/2 है, y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 3/2 है, और y इज इक्वल टू 2 है, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब उसके बाद आप fo fx पे आए दोबारा कि जब fx की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर, या fx की वैल्यू लेस देन 1 थी, उस टाइम पे वैल्यू बदल रही है, तो fx इज इक्वल टू 1 पे एक लाइन बना देता हूं मैं, ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन है। fx लेस देन 1, fx लेस देन 1 का मतलब, fx लेस देन 1 का मतलब ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन है, इससे नीचे का जो पार्ट है fx का वो सिर्फ ये है। fx लेस देन 1 x की किस वैल्यू के लिए, जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में रह रही है, तो आप बोलोगे सर fx लेस देन 1 जो आ रहा है वो आ रहा है x की वैल्यू जब जब हमारी 1 से लेकर 2 के बीच में रह रही है। बाकी सब जगह fx या तो 1 आ रहा है, देखो यहां पे भी 1 है, या 1 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे fx ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब कब आ रहा है, जब आपका x बिलोंग करता है -∞ से 1 तक, यूनियन में 2 से लेकर इनफाइनाइट तक।
देखो 2 पर भी वैल्यू 1 मिल रही थी, 2 पर, ठीक है। fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था ना, एक fx लेस देन 1 था। fx का मतलब कि इस ग्राफ में ये y इज इक्वल टू fx का फंक्शन बना हुआ है। y इज इक्वल टू fx में अगर आपको fx लेस देन 1 चाहिए, मतलब y लेस देन 1 चाहिए, y की वैल्यू y1 यहां पे था, y लेस देन 1 उससे नीचे वाला ग्राफ, वो सिर्फ ये है x की किस वैल्यू के लिए, 1 से 2 के लिए, ठीक है। अच्छा आओ भाई, f के अंदर आया fx, क्या लिखा था हमने, 1 प्लस मॉड fx, fx इज लेस देन 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर में fx डिवाइड बाय 2 व्हेन fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। fx लेस देन 1 आपको पता चल गया सर, ये जो आ रहा है ना, ये x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में, देखो x की वैल्यू जब 1 से लेकर 1 पे क्लोज है, 1 पे वैल्यू नीचे मिल रही है, तो x इज इक्वल टू 1 पे, 1 से लेकर 2 के बीच में, बाकी सारी वैल्यूज के लिए वो आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो कोई तकलीफ नहीं थी आपको, आपने लिखा 1 प्लस मॉड के अंदर fx, ठीक है, जब आपका x जो है वो 1 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर fx लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 2, ठीक है। जब जब आपका x जो है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 यूनियन में 2 से लेकर x जो है कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये हो गई बात। अच्छा, आपको अगर सर 1 से 2 के बीच में जब x चल रहा है, उस टाइम पे fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू 1 से 2 के बीच में जब x चल रहा है, तो fx की वैल्यू मतलब y की वैल्यू कितनी है, वो तो डायरेक्ट वैल्यू 1/2, कितनी वैल्यू है, 1/2, a की वैल्यू आ रही है सिर्फ। अगर आपके पास दो भी पॉइंट आते ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, भाई ये जो 1/2 आया है, ये कौन सा फंक्शन था, ये y इज इक्वल टू 1/2 का फंक्शन नहीं था, ये फंक्शन था, ये फंक्शन था। हम चाहें तो ये फंक्शन भी लिख सकते हैं, मैं ये फंक्शन लिख देता हूं कि x की वैल्यू जब आपकी 1 से 2 के बीच में चल रही है, तो fx क्या आ रहा है, fx ये आ रहा है, ये किस फंक्शन का पार्ट है, एक फंक्शन ये वाला, एक फंक्शन ये वाला है, भाई दो फंक्शन में डिवाइड था ना fx, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 वाला पार्ट है, आपने लिख दिया उस तरफ, ठीक है। तो ये आपके पास बनकर आएगा, देखना, ठीक है, 1 प्लस यहां पर मॉड्यूलस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2, fx की वैल्यू उस टाइम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 है, जब x की वैल्यू आपकी 1 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। अच्छा, जब आपका x माइनस इनफाइनाइट से 1 तक है और 2 से लेकर इनफाइनाइट है, इन दोनों में देखना भाई, x जब आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक है, तो आपका fx, x जब माइनस इनफाइनाइट से 1 तक है, तो ये था आपका fx, ये fx कैसा दिख रहा है आपको, 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x, तब fx की वैल्यू थी। और x जब 2 से बड़ा है, तब आपका fx कैसा है, ऐसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2। आओ ये लगाने जा रहा हूं, तो पहले तो दो पार्ट में ब्रेक किया जाए, ठीक है, कि x जब आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 के बीच में है, और एक बार x जब आपका 2 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में, उस टाइम पे, दोनों ही टाइम पे आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर fx/2 आना है, यही मैं लिख रहा हूं, fx/2, और यहां पर भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में fx/2। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि दोनों ही केस में मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, और इस पार्ट में आप दिख चुके, जब x ही रहता है तो fx की वैल्यू क्या रहती है, 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। तो देखो, एक तो आपके पास 1 प्लस मॉड्यूलस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 निकल कर आया है, ठीक है, x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में, एक आपके पास 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइड बाई 2, जब x आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक है, ठीक है। और क्या निकल कर आया है, और ये वाला जो fx है, ये fx जब x की वैल्यू 2 से बड़ी रहती है, x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो उस टाइम पे जो आपका fx है वो कैसा दिखता है, fx दिखता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आपके पास लगा fx की जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 और डिवाइड बाई 2। इस fx की जगह पर मैंने fx की वैल्यू पुट करी, fx की दो वैल्यू थी, 1 प्लस मॉड x, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2। कौन सी वाली वैल्यू पुट होगी, आपने देखा x जब 2 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 पुट होगी, वो पुट कर दिया। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आपको पता है कि जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है, तो 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आंसर देता है आपको, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई आंसर देता है, हाँ, कितना आंसर देगा, 1 आंसर देगा, 1/2, 1/2 का मॉड 1/2 निकल कर आएगा, 1/2
का मॉड पॉजिटिव नंबर है, एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो 3/2 बन गया ये तो। एफ ओ एफ एक्स में जो पहली वैल्यू आई वो तो निकल कर आई 3/2। ठीक है, जब आपका x जो है वो 1 से लेकर 2 के बीच में। उसके बाद माइनस इनफाइनाइट से -1 में, अच्छा ये वाला 1 तो आ जाएगा बाहर, क्यों, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई इंटीजर ऐड हो रहा है वो बाहर आ गया, बाकी को आप ऐसे ही लिखा रहने दोगे। 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइड बाई 2, जब x आपका माइनस इनफाइनाइट से 1 तक है। ठीक है, इधर वाले में क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, डिवाइड बाई 2 आप कुछ कर सकते नहीं है उसका। ठीक है, यही छोड़ोगे बस। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 डिवाइड बाई 2, कब, जब x आपका 2 से बड़ा है। लग गया, यही फंक्शन निकल कर आया है। समझ रहे हो, थोड़ा तकलीफ दे फंक्शन है, लेकिन ये है एफ ओ एफ एक्स, ये आपका एफ ओ एफ एक्स निकला है। इतनी बात में मुझे उम्मीद है कि आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है ना कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हम खत्म करते हैं। आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग टाइप के खूब सारे आ जाएंगे आपके पास रखे हुए होंगे, आप उन्हें ट्राई करना, क्वेश्चंस को क्वेश्चन करने की आपको बहुत जरूरत है इसके अंदर। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पे बात खत्म हुई, अब आते हैं एक और टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। क्या चीज है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, ये काम का टॉपिक है। किस चीज के लिए काम का टॉपिक है ये, कभी कभी बीच बीच में आपको रेंज निकालने के लिए यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, दूसरा ये कहां यूज हो जाएगा, एक जगह पे ये यूज होता है आपके कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह में। आपके पास कुछ फंक्शंस ऐसे आते हैं, ठीक है, जिसकी आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी देखने के लिए या कोई भी वैल्यू देखने के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। तो थोड़ा सा टिपिकल फंक्शन होता है। ठीक है, तो एक तो आपने वेवी कर्व मेथड से ग्राफ बनाना सीखा है, वो तो बिल्कुल पॉलिनोमियल फंक्शन ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, पॉलिनोमियल होना चाहिए। अच्छा, ये पहले से नोन फंक्शन को थोड़ा सा चेंज किया गया, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ग्राफ में, वो आपको सिखाएगा। काफी बड़ा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। मैक्सिमम यही वो चीज है जो आपको ग्राफ समझा देती है ज्यादातर चीजों के। बाकी रफ स्केच जो बनाना होता है, और ठीक है, और जो रफ स्केच होता है वो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमम मिनिमा से, कि फंक्शन हम नेचर निकालेंगे कि किस तरफ बढ़ रहा है ऊपर जाने में, किधर इंक्रीजिंग है। तो आपने ऐसे ऊपर की तरफ लाइन, ऐसे आपको ऐसे देखना, ऊपर की तरफ लाइन बना दी, फिर कहां मैक्सिमा आ रहा है वहां आपने ऐसे करके यूं घुमा दिया फंक्शन। ठीक है, वो आपका रफ फिगर वगैरह वो तो बाद में आता ही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप सीख जाते हो उसे कर करके। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे आता हूं। पहली चीज जो आप देखोगे वो मैं बेसिक ग्राफ लगा दूं जरा। ठीक है, छोटे में आपको जल्दी जल्दी समझ लेना भाई। ये आपका y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, पहला। दूसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का या x की पावर 2n का। ठीक है, तीसरा, ठीक है, ये आपके पास y इक्वल टू एक्स क्यूब का या 2n+1। ठीक है, तीसरा, फिर आप चौथा आपके पास ये y इक्वल टू -x का ग्राफ होता है। पांचवा आपके पास ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ होता है। ठीक है, छठा फिर आपके पास, ये सब याद होने चाहिए आपको, ये छोटे इन पे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम अभी। ठीक है, ये आपका y इक्वल टू mod x का ग्राफ होता है। ये तो जबरदस्ती बना दिया y इक्वल टू आठवां y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ होता है। y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x का 10वां। y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का या 1/mod x का, दोनों का सेम शेप होता है। 1/mod x का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू थी उन सबको पॉजिटिव कर दिया उसने। y इक्वल टू 1/x ऐसा जाता। अब इन्होंने क्या किया कि पूरे पे मॉड लगा दिया, पूरे पे लगा दो चाहे सिर्फ x पे लगा दो।
1 है ना, 1 पे तो मॉड लगे, इसका मतलब सारी नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो गई हैं, ऊपर चली गई हैं। ऐसे ही 1/x² का भी दिखेगा कि उसके अंदर भी हो वही सेम काम रहा है कि भाई ये वैल्यू ऐसे जा रही है, वो वैल्यू नीचे की तरफ जाती है। अगर वो नेगेटिव आंसर निकाल सकता, वो निकाल ही नहीं सकता नेगेटिव आंसर, वो सारी नेगेटिव वैल्यूज को क्या कर देता, पॉजिटिव कर देगा स्क्वायर। इस टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं है। आओ उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, सिमेट्री। सिमेट्री तो पहली सिमेट्री क्या होती है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस में क्या है कि अगर आपके पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 लिखा है या इज इक्वल टू सी लिखा हुआ है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पहले वाई एक्सिस लिख देता हूं, ठीक है, और आपने x की जगह पर अगर -x पुट कर दिया तो उस टाइम पे भी f के अंदर अगर मैंने -xy रख दिया तो वो भी, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, इट रिमेन्स f(x, y) इज इक्वल टू 0। कोई इक्वेशन क्यों बना दी सर आपने, ये y इज इक्वल टू fx क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सिमेट्री जो होती है ना वो सिर्फ फंक्शन में नहीं होती। जैसे इलिप्स है या पैराबोला है आपके पास, है ना, स्टैंडर्ड पैराबोला, वो फंक्शन थोड़ी है, वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल कर रहा है वो, लेकिन सिमेट्री तो उसमें भी होती है ना। तो जब सिमेट्री की बात करते हैं ना तो किसी भी कर्व में बात करेंगे वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के कर्व्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्व्स भी आ जाते हैं। फंक्शन अगर मैं सिर्फ लिखता तो मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखता। यहां पे मैं f(x, y) में कोई इक्वेशन लिख रहा हूं कि x और y दो वेरिएबल है। उसमें पहला काम मैंने क्या किया, x को अगर मैंने -x से रिप्लेस किया है, x को -x से, फंक्शन सिमेट्रिक है। जैसे आपके पास y इज इक्वल टू x² होता है तो y माइनस x² इज इक्वल टू 0, xy का फंक्शन इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब आप x की जगह -x रख दो, ठीक है, आपको पता है y माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये y माइनस में x² इज इक्वल, वही सेम चीज आ गई कि जो f(x, y) इज इक्वल टू 0 था वो f(x, y) इज इक्वल टू 0 ही रहा, कैपिटल F में लिखा हुआ था, उस पर कोई असर नहीं पड़ा जब x को आपने -x रखा। और आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू y x को -x रखने पर आते हैं ये कौन से वाले फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन होते हैं। दूसरा आपका सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस सिमेट्री कि अगर आपके पास f(x, y) इज इक्वल टू 0 और y की जगह पर आप -y रख दो एंड इट रिमेन्स f(x, y) इज इक्वल टू 0 ही रह जाए वो, तो क्या होता है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ये फंक्शन नहीं होता कभी भी, ये फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये क्यों देख रहे हैं, देखो मैं दिखाता हूं आपको कि y² इज इक्वल टू 4ax से आपके पास फिगर कैसा होता है, ऐसा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। जब आपने y की जगह पर -y रखा, -y, तो आपको पता है -y का होल स्क्वायर -4ax इज इक्वल टू 0 बन गया वो, 4x को इधर ले आया, ठीक है, तो y² - 4ax इज इक्वल टू 0 बन गया, मतलब y² इज इक्वल टू 4x। इस पे जो इक्वेशन लिखी थी ओरिजिनल, y की जगह -y रखने से उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो जो आपका जो कर्व है, कर्व जो है आपका f(x, y) कर्व है, फंक्शन तो नहीं बोल रहे अभी उसको, कर्व है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। x की जगह -x रखने से कोई असर नहीं पड़ रहा अगर कर्व के ऊपर, तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y की जगह -y रखने से नहीं पड़ रहा तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है, फिर तीसरा, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, कि अगर आपके पास f(x, y) इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और आपने x की जगह -x रख दिया और y की जगह -y रख दिया, ठीक है, तो इट रिमेन्स सेम, कि वो अभी भी आपके पास f(x, y) इज इक्वल टू 0 ही आया। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होता है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और यही फंक्शन आपका क्या होता है, यही ऑड फंक्शन, इसी को कहते हैं ओरिजिन की ऑड सिमेट्रिक को ऑड फंक्शन कहते हैं, उसी को कहते हैं ऑड फंक्शन। देखो सर कैसे, जैसे y इज इक्वल टू sin x है, आपने लिखा y माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, लो बहुत दिल है, f(x, y) इज इक्वल टू 0 करने का, इसको कर लिया। y की जगह -y रखा, ये -y बन गया, माइनस में x की जगह -x रखा, ये ऐसे बन गया। ठीक है, ये -y प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, y माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। भाई ये साइन माइनस को बाहर रख देता है अपने, ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ चुके हैं, वही सेम चीज आ गई, वही सेम चीज आ गई। ठीक है, तो किसी भी कर्व के लिए, इन जनरल कर्व के लिए बता रहा हूं मैं ये, ठीक है, अगर वो फंक्शन नहीं भी होगा तब भी अगर x की जगह -x और y की जगह -y रखा है आपने, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा।
ठीक है, और कौन सा फंक्शन होता है फिर ऐसा, और एक ये फंक्शन होता है ऐसे, ठीक है, आपने x की जगह पर 4 लिख दिया, चलो a लिख देता हूं, x की जगह पर -x रखा, y की जगह पर -y रखा, आपको पता है वो x² + y² इज इक्वल टू a² ही आया। सर्किल अपने आप में, सर्किल की इक्वेशन है ना, इज सिमेट्रिक अबाउट, सर्किल जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है, इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। हर सर्किल नहीं कि उसका ओरिजिन कहीं a, उसका सेंटर कहीं a, b पर, आप बोलो सर ये तो नहीं है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, तो वो कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। इस बात को देखो, ठीक है। चौथी चीज, सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होने का क्या मतलब, y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक, कि अगर आप x की जगह पर y और y की जगह पर x रिप्लेस कर दो, ठीक है, क्या करो, अगर इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज, तो आपका जो f(x, y) इज इक्वल टू 0 रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। कौन सा होता है ऐसा फंक्शन, y इज इक्वल टू 1/x का जो फंक्शन है उसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये xy इज इक्वल टू 1 लिखा है, मतलब xy - 1 इज इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। इसमें अगर x की जगह y और y की जगह x रख दूं तो ये आपके पास yx - 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, जिसे आप वापस y इज इक्वल टू 1/x बना दोगे, चेंज नहीं हुआ। क्या ये y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, हाँ बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। ये लाइन होती है, ज्यादा नहीं फंक्शन, ठीक है, ये और इसमें मिरर इमेज मिलती है, मिरर इमेज मिलती है। आपको ऐसे ही पता है मिरर इमेज कैसे ली जाती है इसमें, y इज इक्वल टू x की लाइन में कैसे ली जाती है, कि अगर ये वाला पॉइंट आपका a, b था और y इज इक्वल टू x में मिरर इमेज ले रहा हूं तो ये b, a हो जाएगा, b, a हो जाएगा। अच्छा, y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, बहुत बढ़िया है। उसके बाद एक नोट डाल लेते हैं, ठीक है, इफ अ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस then it is symmetric about origin also, symmetric about origin also। जो x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है वो उन दोनों के अबाउट होगा, नहीं, उल्टी बात ट्रू नहीं है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर कोई x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y के अबाउट भी सिमेट्रिक है, दोनों के अबाउट है, तो वो ओरिजिन के अबाउट भी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो ओरिजिन के अबाउट है वो x और y दोनों के अबाउट होगा। जैसे y इज इक्वल टू sin x है, वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, लेकिन ना वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ना वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। अच्छा, ये लेकिन जो फंक्शन होता है आपका x² + y² माइनस, मतलब जो कर्व होता है, इसमें आप x की जगह -x रख दोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, y की जगह -y रख दोगे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, इसका मतलब है कि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बताता है, ये कंडीशन, ये कोई असर नहीं पड़ेगा दोनों से, तो ये y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और x एक्सिस के अबाउट, दोनों के अबाउट। तो आपको पता है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ जिस भी पॉइंट के अबाउट सिमेट्री कही जा रही है उसके अंदर अगर मैंने मिरर इमेज निकाली, ग्राफ पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज निकाली, तो वो उसी ग्राफ पे लाई करेगी, कहीं और जाके उसी ग्राफ पे लाई करेगी। ये सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर मैंने इसके अबाउट सिमेट्रिक बोला ना, इस ग्राफ पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज निकालूं अगर मैं इस लाइन में, तो वो वापस इसी ग्राफ पे लाई करेगी जाकर, मिरर इमेज। ये होता है सिमेट्री का मतलब, ठीक है। जैसे आपसे सिमेट्री चेक करवा ली जाए, चेक द सिमेट्री, सिमेट्री चेक करो पहले वाली की, y इज इक्वल टू √ में x² + 1 माइनस √ में x² - 1। आपको पता है पहले y एक्सिस वाली सिमेट्री चेक करी जाएगी, ठीक है, y एक्सिस वाली, ठीक है, इसकी सिमेट्री चेक करनी है। y एक्सिस के लिए क्या करना है, x की जगह पर -x पुट करना है,
y इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा। पुट कर दिया मैंने माइनस एस, कहां किया सर? अरे माइनस एस का होल स्क्वायर करूंगा तो एक्स ही तो बन जाएगा वापस, एक्स स्क्वायर आ गया सिमेट्रिक। क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? माइनस वाई एक्स एक्सिस के अबाउट लिख लेते हैं, जल्दी क्या है, एक्स एक्सिस अबाउट सिमेट्रिक के लिए y की जगह माइनस वाई पुट करना है। ये माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, y की वैल्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये और ये जो ओरिजिनल टर्म था ये बराबर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूट में से वो घट रहा था या एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूट में से वो घटने लग गया। ठीक है, बिल्कुल किसी तरीके से बराबर नहीं है ये लोग। अगर ये लोग बराबर नहीं है आपने मना कर दिया, नॉट सिमेट्रिक। अबाउट वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट तो आ गए। फिर किसके अबाउट? अच्छा, x की जगह माइनस एक्स रहने पर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आ रही है और y की जगह माइनस वाई रखने पर एक्सिस के अबाउट तो है, तो ओरिजिन के अबाउट तो कभी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है वो आपका, चलो ये सब बातें करने से बेकार है, चेक तो ऐसे करेंगे, x की जगह माइनस एक्स रख दिया, y की जगह माइनस वाई रख दिया, दोनों रख दिए। ठीक है, तो ये आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, नॉट सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ये आए निकल के, तो y की वैल्यू जो आई वो माइनस साइन के साथ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस में एफ एक्स आ गया। ये क्या कर दिया सर, नई बात क्या निकाल रहा है? माइनस एक्स था, अरे वाई था ये तो, माइनस एक्स कहां था, उल्टी बातें यूं कर रहा हूं। एफ ऑफ माइनस एक्स तो एफ एक्स के बराबर आ रहा है, ये वाई की जगह माइनस वाई, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, खैर इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं एकदम से उसे ओरिजिन के अबाउट चेक करते करते ऑड फंक्शन में चला गया। रुक जाओ, अंडर रूट में आपके पास कितना निकल कर आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो लिखा तो है, ये आया निकल के। अच्छा, ये आपने बोला कि ये तो अपने आप में ओरिजिनल फंक्शन के बराबर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। आपको लगेगा सर ऑड फंक्शन बन तो रहा था अच्छा खासा, जब वो ऑड फंक्शन बन रहा है तो ओरिजिन के अबाउट तो सिमेट्रिक होगा, नहीं, वो इवन फंक्शन बन चुका है। देखो x की जगह माइनस एक्स रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब यहां से आप बोल रहे हो कि f के अंदर माइनस एक्स रखूंगा तो एफ एक्स आ जाएगा, मतलब फंक्शन पहले से इवन है, फंक्शन इवन है, ऑड नहीं है, ऑड नहीं है, इवन फंक्शन है। तो उधर क्या हो रहा था कि ऑड फंक्शन जब हम निकालते थे तो x की जगह माइनस एक्स रखने पर, सिर्फ x की जगह माइनस एक्स रखने पर माइनस बाहर आता था, माइनस बाहर। ये नहीं कि x और y दोनों की जगह माइनस रख रहे हो आप, वो तो अब ये भी सीखा है कि x और y दोनों की जगह माइनस रख दो, तब चेंज नहीं होनी चाहिए इक्वेशन, तो माइनस दोनों रखने पे चेंज हो गई, देखो वो चेंज हो गई, आपने फौरन मना कर दिया कि भाई ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, लाइन y इज इक्वल टू एक्स में, y इज इक्वल टू एक्स में आप चेक करने जाओगे, इसकी जगह x रख दोगे, इसकी जगह y रख दोगे, बिल्कुल सेम नहीं आएगा, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चेक कर लेना हो तो आप। दूसरा देखो भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस में x की पावर 4। एक चेक कर रहा हूं पहले, x की जगह माइनस एक्स रखकर, ठीक है, आपने चेक किया x की जगह माइनस है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, इवन पावर है, कोई तकलीफ नहीं है x की जगह माइनस रखने पर। तो आप बोलोगे सिमेट्रिक अबाउट, x की जगह माइनस रखने पर अगर बराबर आ जाए सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, x की जगह माइनस रखने पर कोई फर्क ना पड़े, अगर कर्व पे फंक्शन नहीं है कोई फर्क ना पड़े तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। दूसरा चेक कर रहा हूं भाई, y की जगह माइनस वाई रख के, ठीक है, आप बोलोगे तो वाई स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस।
y की जगह माइनस वाई रखा है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्स। अब जो फंक्शन y के अबाउट भी सिमेट्रिक हो गया, x के अबाउट भी सिमेट्रिक हो गया, इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर नोट की बात बोल दी आपने कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा ही होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, फिर आपने x और y को अगर इंटरचेंज कर दिया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 8y स्क्वायर माइनस में y की पावर 4, ये वो सेम चीज नहीं आई। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट भैया सिमेट्रिक नहीं है। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तीसरा, ठीक है, y इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। x की जगह आपने माइनस एस रख दिया, x की जगह माइनस एस रख दिया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, और यहां पर निकल कर आया आपके पास माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, माइनस को कॉमन निकाल के हटा दिया मैंने, तो x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। क्या किया ये, x की जगह माइनस एक्स रखा, माइनस एक्स माइनस वन। अच्छा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वन बचेगा, माइनस कॉमन निकालेंगे x माइनस वन बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, बिल्कुल ओरिजिनल फंक्शन नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे कि नॉट सिमेट्रिक अबाउट, नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पे क्यों बोला कि x की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर सेम ना आए, अगर सेम आ जाता तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता, x की जगह माइनस एक्स रखने पर। अच्छा, y की जगह अगर आपने माइनस वाई रखा, y की जगह माइनस वाई रखने पर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, यही है ना फंक्शन भैया, है? अच्छा, ये नहीं था फंक्शन, असल में ये था फंक्शन, वाई स्क्वायर था। ठीक है, तब भी इस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हुआ, ये आपका रेसिप्रोकल हो गया x की जगह माइनस रखने पर। लेकिन यहां पर y की जगह माइनस वाई रखने पर माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये बन गया वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वन ही रहा। ठीक है, तो ये सेम फंक्शन आ गया। जैसे ये सेम फंक्शन आ गया, आपने बोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। वाई स्क्वायर था, क्वेश्चन है वाई स्क्वायर था, मैंने गलत लिख दिया था वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर के अंदर जब वाई की जगह माइनस वाई पुट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई स्क्वायर ही रहेगा, बिल्कुल वही सेम चीज निकल कर आ गई। अगर वाई की जगह माइनस वाई रखने पर सेम चीज निकल कर आ जाए तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है। अच्छा, ये अपने आप में जब आप x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रखोगे तो देखो x की जगह माइनस रखने पर ये आ जाएगा, और y की जगह माइनस वाई रखने पर ये वाई स्क्वायर ही रहेगा, मतलब यही चीज बनकर आ जाएगी, ये चीज बनकर आ जाएगी। तो आप मना कर दोगे सीधे सीधे, नहीं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। फिर उसके बाद जब x और y को इंटरचेंज करोगे तो ये x में स्क्वायर बन जाएगा और y लीनियर में आ जाएगा, बिल्कुल भी सेम चीज नहीं आएगी, बोल दोगे सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक सिर्फ एक जगह सिमेट्रिक था। चौथा आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू वन, ये अपने आप में एक चीज दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू वन। अच्छा अच्छा, एक्स की जगह पर अगर मैंने माइनस एक्स रखा तो आपका निकल कर आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू वन। ठीक है, नहीं है सिमेट्रिक। वाई की जगह अगर मैंने माइनस वाई रखा तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू वन, बिल्कुल नहीं है सिमेट्रिक। अगर मैंने x की जगह माइनस एक्स रख दिया और y की जगह माइनस वाई रख दिया तो आपको पता है ये निकल कर आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू वन। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन, बिल्कुल सेम नहीं है, इज इक्वल टू वन आना ना, वो तो इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। अच्छा, फिर आपने क्या किया कि x और y को इंटरचेंज कर दिया। अगर मैंने x और y को इंटरचेंज कर दिया तो वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन आ जाएगा, जो अपने आप में सिमेट्रिक है। ये किसकी सिमेट्रिक, किसके बारे में सिमेट्री बताता है ये x और y को इंटरचेंज करना, कि लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, सिमेट्रिक अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा अच्छा, बाद में तकलीफ नहीं होगी। पांचवा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, याद रखना है आपको, ये ग्राफ याद रखना है। अगर सिमेट्री देखी जाए तो आप x की जगह जब माइनस एक्स रखोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, बिल्कुल नहीं है सिमेट्रिक वाई एक्सिस के अबाउट। x की जगह माइनस एक्स रखने पर सेम तो रहा नहीं, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, y की जगह लेकिन जब आपने माइनस वाई रख दिया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सॉरी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। अच्छा, एक्स और वाई को इंटरचेंज करूंगा, बिल्कुल नहीं आएगी सिमेट्री, जब इसके अबाउट सिमेट्रिक हुआ नहीं है एक्स एक्स के अबाउट। तो आपको पता है वाई की जगह माइनस वाई रखोगे तो ये तो ठीक है, लेकिन एक्स की जगह माइनस एक्स भी साथ साथ रख दोगे तो माइनस निकल आएगा, सेम नहीं आएगा। एक सिमेट्री आई किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब कि एक्स एक्सिस से जैसा ऊपर है और वैसा ही नीचे है। दूसरी एक और बात आपको मैं समझा दूं कि आपका एक्स क्यूब जो है, मैं तो ग्राफ बनाने जा रहा हूं, वाई स्क्वायर के बराबर है, वाई स्क्वायर के बराबर, किसी भी स्क्वायर के अगर बराबर हो गया इसका मतलब हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एक्स क्यूब जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर के बराबर एक्स क्यूब अगर पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब एक्स कैसा रहेगा आपका, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर एक्स पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब ग्राफ जो है आपका सिर्फ कहां पर रहेगा, राइट हैंड साइड पर रहेगा। एक्स पॉजिटिव कहां होता है, राइट हैंड साइड पर। उसके साथ साथ ग्राफ सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो आप ऐसा करो, एक रफ सा ग्राफ में दिखाता हूं कि ये आपका बना एक्स क्यूब का ग्राफ, जैसा ऊपर और वैसे ही नीचे, सिर्फ राइट साइड में ग्राफ बनना था। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, इसका मतलब ओरिजिन पे टच कर रहा है, ओरिजिन पे टच कर रहा है, ठीक है। फिर एक्स क्यूब जैसा ग्राफ बना दिया आपने, थोड़ा सा और उठा के एक्स क्यूब जैसा, जैसा ऊपर बना है ग्राफ, क्योंकि सिमेट्रिक एक्स एक्सिस के अबाउट, वैसे ही कैसा कहां बनेगा, नीचे बनेगा, वैसा ही नीचे बनेगा, जैसा ऊपर बना है वैसा ही नीचे बनेगा। इतनी बात में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये आई है कि इन बातों में क्लैरिटी लानी है, ठीक है। कहां पे थे, एक सेकंड, जैसे ये बात थी, ठीक है, कि y की जगह माइनस वाई रखने से चेंज नहीं हो रहा तो सिमेट्रिक क्यों आ रहा है। आप एक बात समझना कि अगर मैंने y की जगह माइनस वाई रख दिया है, इसका मतलब मैंने, अगर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था तो उसे मैंने नेगेटिव कर दिया, x नहीं बदला है। y की जगह माइनस वाई रखने का मतलब कि मान लो a कॉमा b का पॉइंट है, मान लिया कि a कॉमा b का पॉइंट है, ठीक है, मैंने y की जगह माइनस वाई रख दिया, x चेंज नहीं किया, नीचे पहुंच जाएगा और अभी भी फंक्शन ये सेम आ रहा है, ये इक्वेशन सेम आ रही है, मतलब उसी ग्राफ का पॉइंट है। अरे सेम आने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट था, जब मैंने y की जगह माइनस वाई रख दिया, a कॉमा माइनस बी, वो भी इसी को सेटिस्फाई कर रहा है, सेम इक्वेशन पे लाई कर रहा है, सेम कर्व पे लाई कर रहा है, सेम कर्व पे लाई कर रहा है, जितना ऊपर था उतना नीचे कर्व, ऐसा ये तो सर आपने b के लिए बताया, ऐसा मैं कह रहा हूं हर y के लिए हो रहा है, आपने तो y को रखा है ना। इसका मतलब जितने पॉजिटिव y थे अगर मैं उन सबको नेगेटिव बना दूं तो वो उसी कर्व पे लाई करेंगे, और जितने नेगेटिव y थे उन y की जगह माइनस वाई रखूंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन उसी कर्व पे लाई करेंगे। इक्वेशन तो बदलती नहीं है, इक्वेशन तो बदलती नहीं है। इसका मतलब अगर ऊपर वाले सारे पॉइंट बिल्कुल नीचे की तरफ लाई कर रहे हैं और उसी कर्व पे कर रहे हैं, और नीचे वाले सारे पॉइंट ऊपर पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो बीच वाली लाइन थी इनमें मिरर इमेज आ रही है, और बीच वाली लाइन कौन सी होती है, कर्व के ऊपर और नीचे में, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। इतनी बात पे बस आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको ये रिमेंबर रहे भाई, ये भाई ये याद रखना है ग्राफ, ये आएगा लौट के। सर ये कैसे बना दिया आपने, रफ बनाया है, असली थोड़ी है, रफ बनाया है, ऐसे सोच सोच के बनाया जाता है, वो सोचो ऐसे सोच के बनाया जाता है कि जब x की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगी तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट को टेंड करेगी। अच्छा, y की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगी, हाँ, तो माइनस इनफाइनाइट को क्यों जा रही है, वो तो मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, नीचे वाले की तो बात ही नहीं कर रहा है। क्यों सर नीचे वाले की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सिमेट्री निकाल चुका हूं, जैसा ऊपर वाला है वैसे ही नीचे वाला बनेगा, वैसा ही नीचे वाला बनेगा। देखो ना, x को अगर इनफाइनाइट की तरफ लेते होंगे, इनफाइनाइट का क्यूब करोगे तो y स्क्वायर इनफाइनाइट के बराबर जा रहा होगा, y स्क्वायर अगर इनफाइनाइट के बराबर जा रहा है, किस नंबर का स्क्वायर इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर हो पाएगा, तो y भी इनफाइनाइट की तरफ, तो ऊपर की तरफ तो जाता ही है, ग्राफ हर हाल में ऊपर की तरफ जाएगा। अब वो शेप ऐसा आएगा कि वो शेप ऐसा आएगा, ये बात आप अभी नहीं कर पाओगे, ठीक है, कि वो शेप जो है वो सर ऐसा आ जाएगा या वो इनफाइनाइट की तरफ ऐसे जाएगा, मैं ऐसे भी तो हो सकता था ग्राफ, कि ऐसे नीचे की तरफ कॉन्केविटी डाउन हो, तो जब वो कॉन्केविटी पढ़ लेंगे आप, तब आप ये चेक कर लेना कि इसकी कॉन्केविटी अप है कि कॉन्केविटी डाउन है, कि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है जीरो से, वो तो बात ठीक है, वो ऐसे करके जा रहा है, सर इतनी बात देखी जाती है कि, हाँ इतनी बात देखी जाती है मैथ्स में, कि वो ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, मतलब ऊपर मुंह खुला हुआ है इसका, या वो ऐसे जा रहा है, ये भी तो जाता है इनफाइनाइट पे, या वो ऐसे जा रहा है कि वो नीचे मुंह खुला हुआ है। वो बात आप जब आप कॉन्केविटी चेक करना सीखोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तब आपको आएगी समझ में।
ठीक है भाई, इतनी बात है, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई तकलीफ नहीं रही होगी। ठीक है, ये हो गई आपकी सिमेट्री। अच्छा, सिमेट्री के बाद क्या है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है। लाइन से ट्रांसफॉर्मेशन जो है नेक्स्ट टर्न पे ही देखते हैं। ये लाइन से 1 2 3 4 चलाते चले जाएंगे, काम का टॉपिक है बहुत।